फाइनली आज वो दिन है कि जो मेरी भी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं। मैं भी चाह रहा था कि आपसे बात हो, आपसे मुलाकात हो, कोई आपके बारे में जानें, कुछ देखें क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं। तो मैं शुक्रिया अदा करने के बाद सबसे पहले गुज़ारिश ये करूँगा कि अपनी ज़िंदगी के बारे में तो बताएँ कि पाकिस्तान आप कहाँ से हैं और बचपन कहाँ पे गुज़ारा आपने? बेसिक से शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल ख़ान है। हुँ, मैं ख़ान फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ, मेरी अम्मी पंजाबी थीं, मेरे वालिद साहब पठान हैं। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। मैं पेशावर में एक गांव है, उसका नाम है नवा कली। उसको हुँ, अबदरा भी कहते हैं। अच्छा, अबदरा इसलिए कहते हैं, दरे से लफ्ज़ निकला है। अबदरा मतलब दरे के ऊपर का हिस्सा। हुँ, वहाँ से हूँ मैं। मेरी पैदाइश कैंट में हुई है, मैं गांव में पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमारा गांव आज भी वहाँ पे है। हुँ, मैं 2009 में लास्ट टाइम वहाँ गया था। और मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिकॉज़ जो जनरेशन है वो फादर की तरफ से होती है, हुँ, लेकिन पंजाबी बोलना सीखना सब अम्मी की तरफ से, अम्मी की नानी की तरफ से। और पश्तो जो है वो मदर टंग है, आप कह सकते हैं। हुँ, और पेशावर से ताल्लुक़ है। हुँ, मेरी जो परवरिश है वो कैंट में हुई है। मैं पेशावर कैंट में रहा हूँ, वहाँ पे हमारा अपना घर था। और स्कूलिंग मैंने प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल वहीं से पढ़ा है, पेशावर से। कॉलेज में फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ा हूँ और पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चला गया था शिप पे, फिर वहाँ पे स्टडीज़ की हैं। तो ये मेरा बेसिक इंट्रो ये था कि मैं पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। तो बचपन की शरारतों में जो सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली शरारतें हैं, वो कौन-सी हैं? लड़कियों के साथ ज़्यादा घूमता था, तो अच्छा बचपन से ही? उससे बचपन से आदत खराब है। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। मैं मेरे इर्द-गिर्द ख़वातीन बहुत होती थी शुरू से। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बार काफ़ी मारा-पीटा था कि तुम लड़कियों में इतना क्यों जाते आते हो? हुँ, तो शुरू से ही मतलब लड़कियों में रहा हूँ मैं। हुँ, मतलब इतना कि हमारे घर के साथ एक पार्लर था, वहाँ पे पार्लर वाली बाजी के लिए स्टिल मेंस क्रीम लेके आता था। 2 फ्लेवर होते थे, आज आज भी मुझे याद है। क्या उसमें बात एक ग्रीन कलर की डब्बी होती थी, एक रेड कलर की डब्बी होती थी। फिर व्हीट क्रीम बाल उतारने वाली, वो भी मैं लेके आता था, वो भी मैं प्रोवाइड करता रहा हूँ। इसके अलावा एक नैयर क्रीम आती थी, आपको तो पता नहीं होगा खैर, लेकिन मैं मेरा आपके इल्म में मेरी इज़ाफ़ा कर रहा हूँ। हाँ, जी। तो वो नैयर क्रीम भी मैंने ला के ख़वातीन को दी हुई है। हुँ, इसके अलावा पाउडर आता था एक, हुँ, ठीक है? वो भी मैंने ला के दिया हुआ है। तो मेरा शुरू से औरतों में ज़्यादा मैं रहा हूँ, उस पे मार पड़ती थी वालिद साहब से कि ठीक है। कभी लड़कों में भी जाया करो। फिर मैं हॉलैंड आ गया, फिर वालिद साहब को मेरे पता चला हुँ, कि भई हॉलैंड के अंदर तो लड़का लड़के शादी कर लेते हैं। तो अब्बू स्पेशल वीडियो कॉल करके कहते थे कि यार तुम्हारे घर लड़की कब आएगी? क्योंकि अब्बू को ये लगा कि ऐसा ना हो किसी लड़के से शादी कर ले अब। तो वो अल्लाह! चीज़ रिवर्स हो गई। तो मुझे वहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ जो है समझ आया कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जो मेरे बाप ने मुझ पे अत्याचार स्कूल में किया था, उसका रिएक्शन मुझे हॉलैंड में आके फ़ील हो रहा अच्छा, है। इस पे मार पड़ी है, लड़कियों पे मार पड़ी है, इवन कॉलेज में भी। क्योंकि हुँ, कॉलेज में हमारी 4 लड़कियाँ आगे बैठती थी, 45 की स्ट्रेंथ होती जो पीछे बैठती थी। अच्छा। लेकिन आपके भाई ने जो वाइस प्रिंसिपल थी वो फँसाई हुई थी। तो उधर भी मार पड़ी है मुझे। मरहबा, मरहबा या शेख या ताजर क्या बात है। तो स्कूल से कभी थैंक यू। ऐसा हुआ कि स्कूल बंक किया हो, कोई इधर-उधर गए हो, स्कूल जाते-जाते या मैंने एक बार बरहना हालत में स्कूल बंक किया था, सुभान क्योंकि अल्लाह! हमारे स्कूल की ग्रिल थी आगे उसकी कॉलेज की, फर्स्ट ईयर में था मैं। हुँ, तो उसमें जब मैं अपनी कॉलेज की ग्रिल पे चढ़ा तो वहां पे कांटा तार लगी हुई थी। अच्छा, उसमें मेरी पैंट फंस गई, तो मैंने छलांग लगाई स्कूल बंक करने के लिए, तो मेरी पैंट का एक हिस्सा ऊपर ही रह गया। क्या बात है, क्या खूबसूरत तो नज़ारा मैं है फिर आधे तो। नंगी हालत में मैंने स्कूल बंक किया हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया। पाकिस्तान में जिस टाइम आपने ये सारी चीज़ें की, एक बचपना गुज़रा, स्टार्टिंग में आपने जॉब की पाकिस्तान में या डायरेक्टली आप स्टडी करने के लिए चले गए थे? 14 साल की उम्र में जी मैं न्याज सेरा हाउस, अभी भी पाकिस्तान में पेशावर में चौक फुआरा में है, मैंने वहाँ पे जॉब की। 14 साल की उम्र मैंने काम स्टार्ट किया था।
मैं गाड़ियों के ऊपर फूल लगाया करता था, शादी ब्याह की जो गाड़ियां आती थी, और 50 रुपए दिन पे काम करता था। मेरे वालिद साहब को एक्सीडेंट हुआ था। वो स्पोर्ट्स मैन थे, फुटबॉल खेलते थे, पाकिस्तान टीम में भी खेले हैं वो, पाकिस्तान नेशनल और पाकिस्तान कलर भी हैं। उनके पाँव की हड्डी टूट गई थी ड्यूरिंग द मैच। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उनके पाँव की हड्डी टूट गई तो फिर मुझे काम करना पड़ा। तो जब मुझे काम करना पड़ा तो मैंने 14 साल की उम्र से काम स्टार्ट किया, और उसके बाद आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ब्रेक ली हो। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई, क्योंकि मैं बड़ा बेटा था। तो फिर बहन भाइयों को साथ पीछे पढ़ाया भी और काम वगैरह भी काफ़ी किए। 14 साल की उम्र से काम स्टार्ट कर दिया था। जोली शूज़, नियाज सेरा हाउस पेशावर में, इंपीरियल शूज़, जानी कौन, आर्शीन, जन्नत गारमेंट्स, इन पे मैं काम कर चुका हूँ एज अ सेल्समैन। आप रिटेल में ज़्यादा काम कर चुके हैं? सेल्स में, सेल्स में। रिटेल में नहीं, सेल्स में, सेल्समैन था मैं। तो उसके बाद आप अभी मुस्तकिल जो जहाँ पे आप शिफ्ट हुए हैं वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे आप मौजूद होते हैं? जी, मैं हॉलैंड में रहता हूँ, जिसको नेदरलैंड्स कहते हैं, और एम्स्टरडैम में मेरा घर है। मैं कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स में रहता हूँ, हॉलैंड में। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो आपकी ज़िंदगी का हो और आप याद करके हंसते हो, जो आज तक लोगों से आपने शेयर नहीं किया? 9th क्लास में जब मैं प्रमोट होना था, तो 8th क्लास में मैं अपने स्कूल के साथ ही, फीमेल स्कूल था, वहाँ पे एक लड़की बहुत फेमस थी। तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि यार मेरी से बात करो। तो मैंने अच्छा। दोस्त की बात करने की बजाय अपनी बात कर ली। मेरी उसके साथ सेटिंग हो गई। उसके वालिद साहब जो थे वो वो थे, मौलवी थे। तो नीचे मस्जिद थी और ऊपर उनका घर था। तो जब वो जोर की नमाज के लिए अजान देने नीचे आते थे तो मैं स्कूल से चला जाता था वहां पे। वहां जाके फिर मैं अपना हाथ मुंह धो के वुजू करके नमाज की तैयारी के लिए बैठ जाता था। तो मौलवी साहब कहते थे कि बेटा तुम तो अजान से पहले आ जाते हो। तो मैं कहता था जी मेरा बिलाल नाम है इसलिए मैं पहले आ जाता हूँ, क्योंकि अपने नाम की लाज रखी हुई है मैंने। और फिर जब नमाज शुरू होती थी, तकबीर उला स्टार्ट होती थी, तो मैं सीढ़ियों से चढ़ के उसकी बेटी से मिलने ऊपर चला जाता था। ये मैं आपको 8 क्लास की बात बता रहा हूँ। तो मेरे वाले साहब ने मुझे पकड़ लिया था एक फिल्म देखते हुए, राजा हिंदुस्तानी। तो राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान करिश्मा कपूर को एक बारिश में दरख्त के नीचे चुमी ले रहा था उसकी। तो मेरे वाले साहब ने जब मुझे वो सीन देखते हुए पकड़ लिया तो मुझे काफ़ी मारा पीटा और कहा कि तुम ये क्या देख रहे थे, क्योंकि मैं रिपीट करके उसको वीसीआर पे देख रहा था। तो उस वक्त नया नया जवान हो रहा था, 12-13 साल एज थी उस वक्त मेरी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा ये चुम्मी लेने से लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो जिस लड़की के साथ मेरा मौलवी साहब की बेटी के साथ चक्कर रिलेशनशिप बनने जा रहा था, उस वक्त 2 साल मेरी चुम्मी फंसी रही है, क्योंकि मैंने इसलिए उसकी चुम्मी नहीं ली कि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो ये मेरा जिंदगी का एक ऐसा मतलब कह सकते हैं वाकया है कि मुझे उसका रिग्रेट आज तक है कि मैंने उस वक्त चुम्मी नहीं ली। ठीक हो। तो ये मेरा एक बैड सीन हुआ। लेकिन कॉलेज में मैंने जाकर अपने वालिद साहब को बहुत कोसा इस चीज़ के ऊपर कि हाँ, मैंने उनको प्रूव किया कि चुम्मी लेने से तो बच्चे नहीं होते, आपने मुझे किस जगह पे लगाया हुआ है। आपने मुश्किल वक्त जिंदगी में कौन सा देखा है जहाँ पे आप समझते हैं कि यार ये जगह थी ना, यहाँ पे सारे छोड़ गए थे और मैं बड़ी तनाई में था और काश कोई साथ हो। मेरा जब 2018 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरा राइट हैंड की नर्व डैमेज हो गई थी। तो 2019 में कोविड आया। 1 साल मेरी एक्स वाइफ ने मेरी बड़ी खिदमत की। 2019 में शी लेफ्ट मी बिकॉज शी वॉज फेड अप। एंड देन कोविड भी था, आई कैन नॉट कम टू पाकिस्तान। मैं पैरालाइज था, मैं व्हील चेयर पे आ गया, मेरी जॉब चली गई, मेरा रेस्टोरेंट चले गए, सब मैं जीरो पे आ गया, मेरा घर बिक गया, मैं बिल्कुल रोड पे आ गया। और मैं एक हेल्थ सेंटर में हॉलैंड में नर्सिस के साथ रहता था, जिसमें वो मेरा छोटा पेशाब बड़ा पेशाब सब कुछ साफ करती थी। मेरी राइट लेग और राइट हैंड बिल्कुल काम नहीं करता था। तो मैंने पार्शियल डिसेबिलिटी भी देखी हुई है और 4 साल मैंने इससे लड़ा है। और मेरी नर्व सिस्टम डैमेज थी, मेरा हाथ काम, राइट हैंड काम नहीं करता था। सो आई यूज टू वर्क विद माई लेफ्ट हैंड एंड आई स्टार्ट राइटिंग विद माई लेफ्ट हैंड एंड स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग विद द लेफ्ट हैंड। तो मैंने एक माजूरी भी देखी हुई है
वो टाइम ऐसा था जिसमें घर वाले भी पास नहीं थे, लव ऑफ माई लाइफ भी नहीं था, चली गई थी मुझे छोड़ के, और कोर्ट केस चल रहा था कुछ टैक्स सिस्टम का, और साथ में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और 2021 में मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। तो दैट वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। और उसके बाद फिर 2023 में जब मेरी अम्मी फोत हुई हैं, दैट वाज आल्सो वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट द रियलिटी दैट माई मदर इज नॉट एनी मोर विद अस। और फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा मेंटल स्टेट इतनी ख़राब हो गई थी कि आई गॉट ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ, मेरी नज़र चली गई, और 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मेरी नज़र फिर वापस आई, थोड़ा सा स्टेबल हुआ, और फिर उसके बाद मैं यूएसए चला गया। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया, वो भी बहुत से लोगों के कहने पे कि तुम यहाँ आओ टिकटॉक करो, तो मैं टिकटॉक पे आया। बट वो 2018 ने सब कुछ चेंज कर दिया मेरी ज़िंदगी में। 2018 से पहले पहले आप जिंदगी बिल्कुल सुकून से गुजार रहे थे, चिल लाइफ थी। 2018 से पहले मेरी लाइफ ऐसे थी कि मैं रोलेक्स की घड़ी पहन के शोधियाँ मारता था इंटरनेट पे, अच्छा। और बड़े बड़े जहाज़ों में सफ़र करना, दुनिया देखना, दुनिया के किसी मुल्क में जाना, टिकट लेना और चले जाना। तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त थी, और मैंने बहुत पैसा कमाया था, बहुत चीज़ें सेट चल रही थी। मेरे फेसबुक के ऊपर जब मैं लाइव जाता था तो 6-6 हज़ार लड़की बैठ के मुझे फेसबुक पे देखती थी। मैं फेसबुक पे भी लाइव करता था, उस वक्त टिकटॉक का नामो निशान नहीं था, मैं उस वक्त भी वीडियोस बनाता था, और फेसबुक के पहला पाकिस्तानी हूँ जो कि लाइव आया था 2017 के अंदर, मार्च में मैंने पहला लाइव किया था फेसबुक के ऊपर। सो मैं कुकिंग एंड बेकिंग की वीडियोस बनाता था, करता था, अपना बैकयार्ड दिखाता था, अपने कुत्ते दिखाता था, अपने रैबिट्स दिखाता था, अपना घोड़ा दिखाता था। मेरे पास सब कुछ था। हॉलैंड में इतना बड़ा घर था, 6 बेडरूम का घर था, जिसमें मैं फॉस्टर पेरेंट्स था। मेरे पास 6 कुत्ते थे जिनकी कफालत मैं करता था। जिनको घर नहीं मिलता था ऑर्गेनाइजेशंस में, उन कुत्तों में मैं अपने घर में लाकर ट्रेन करता था, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं थे और मैं अपनी एक्स वाइफ के साथ उस घर में रहता था। तो मैं अपने घर का किचन और सब कुछ शेयर करता था। और बहुत से यहाँ पे भी, टिकटॉक पे भी लोग ऐसे मेरे फ्रेंड्स पुराने हैं जिन्होंने मुझे उस टाइम पे देखा हुआ है, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने मुझसे केक की रेसिपीज भी पूछी हुई हैं उस टाइम पे कि तुमने जो केक बनाया ये इसकी क्या रेसिपी है। कुकिंग का शौक कहाँ से हुआ? मोस्टली तो वहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर वगैरह होता है या इस तरह का कुछ सीन होता है। ये कुकिंग कहाँ से शौक पड़ा, सीखी कहाँ? देखिए, इसका जवाब तो आपको पता होना चाहिए। खाना खिलाना जो है ना, ये फकीरी है, ठीक है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं पीएचडी तक गया, अमेरिका में पढ़ाई की, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी, फाइनेंस पढ़ने में मज़ा नहीं आया। इन बिल्ट मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ थी कि किसी को खाना खिलाना है। तो आप किसी भी मज़ार पे चले जाएं, वहाँ लंगर ज़रूर होता है। मतलब जो खिलाने वाला होता है, जिसको अल्लाह ये ड्यूटी देता है, वो दुनिया से चला भी जाता है, उसका लंगर नहीं बंद होता। तो खाना खिलाने की तरफ ना मैं इस रुझान से मैं आया। मैंने 2015 में फ्रांस में जाके कुकिंग एंड बेकिंग में मास्टर्स किया, और उसके बाद मैं फूड इंडस्ट्री में आ गया। जब मैं फूड इंडस्ट्री में आया तो मैंने एज ए हेल्पर स्टार्ट किया, फिर शेफ बना, फिर मास्टर शेफ बना, फिर 2017 में मास्टर शेफ साउथ अफ्रीका के अंदर जाके मैंने compete किया, और compete करने के बाद मुझे ISO के स्टैंडर्ड्स पढ़ने के बाद रेस्टोरेंट्स मैनेजमेंट HMS होस्ट ने एज अ बिजनेस कंसल्टेंट हायर किया, और मैंने 56 रेस्टोरेंट्स बनाए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। और मेरा काम ये था कि मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके वहाँ से फूड को, कॉन्सेप्ट को चुरा के ला के हॉलैंड में उसके ऊपर रेस्टोरेंट बनाना। तो एज अ मिस्ट्री शॉपर मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाता था, वहाँ के मेन्यू को देखता था, उसको थोड़ा सा चेंज करके ला के उस कॉन्सेप्ट को अपनी कंपनी को प्रपोजल देता था, और कंपनी उसको आगे जो है फॉर्मुलेशंस के अंदर ला के उसको इम्प्लीमेंट करके नया रेस्टोरेंट बनाती थी। तो ये चीज़ मैंने की। लेकिन मुझे खाने पीने का शौक शुरू से है, अभी भी है, और चूंकि मैं एक पठान घराने से मेरा ताल्लुक है, गोश्त खोर इंसान हूँ, मुझे गोश्त बहुत अच्छा लगता है, और मेरे दांत भी नोकीले हैं यहाँ पे, तो मुझे गोश्त बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अकेले खाने में मज़ा नहीं आता जब तक मेरे सामने वाले टेबल पे कोई बैठा ना हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को साथ बैठा के खाना खिलाऊं, तो शेयर करके खाने में बहुत और खिलाने में बहुत मज़ा आता है, खाने में इतना मज़ा नहीं आता।
कौन सी ऐसी डिश है जो आप समझते हैं कि यार इस पे मेरी बहुत अच्छी ग्रिप है, और अगर मेरे कोई दोस्त आए लैम शैंक, लैम शैंक बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। हाय हाय हाय। हाँ हाँ, लैम शैंक बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं पाए बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैं मीट से रिलेटेड कोई भी चीज है वो मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। जो भी 24 कंट्रीज का खाना बनाता हूँ, जिसमें लेबनीज है, कॉन्टिनेंटल है, इटालियन है, डच है, नॉर्वेजियन है, करेबियन है, पाकिस्तानी है, देसी इंडियन फूड है, अमेरिकन फूड है, स्पेनिश है। स्पेनिश पेलिया बहुत अच्छा बनाता हूँ, ग्रीक मुसाका बहुत अच्छा बनाता हूँ, इटालियन पास्ता बहुत अच्छा बनाता हूँ, लेबनीज कुजीन बहुत अच्छा बनाता हूँ, मिक्स ग्रिल बहुत अच्छा बनाता हूँ, तुर्किश कबाब बहुत अच्छा बनाता हूँ, अदना कबाब बनाता हूँ। जिस खाने की बात करेंगे वो बनाता हूँ। मतलब जो भी बंदे के साथ आपकी शादी होगी उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब है सारी कुकिंग आप शुकिंग मेरे पास। आप मेरे साथ शादी भी ना करो, मैं आपको फिर भी ये सारी फैसिलिटीज दे सकता हूँ। शादी की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक होगा। खाना बनाने खाने में शादी थोड़ी चाहिए। ठीक। हाँ, अगर तुम मेरे साथ एक ही ब्लैंकेट में लेट के किसी करेबियन आइलैंड बीच के ऊपर कुल्फी खाना चाहते हो तो उसके लिए फिर शादी कर लेंगे। हम दुबई में रहते हैं, हम असल में पाक मोहब्बत करते हैं, पता। और कोई बात नहीं है, तुम्हें मोहब्बत करके फिर मैं शरीयत के हिसाब से 3 फ्राइज वाला गुसल कर लूंगा। अच्छा, इतने वर्ल्ड टूर के बाद, इतनी अचीवमेंट्स के बाद, जीरो से उठा हुआ इंसान जिस टाइम 14 साल की एज में स्ट्रगल करता है, ब्रांड कॉन्शियस हो जाता है। कपड़ों में कौन सा ब्रांड पसंद है, कौन से कपड़े ज्यादा, कौन से? यार इस्त्री की अभी आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये शर्ट इस्त्री भी नहीं है मैंने पहनी है। ब्रांड कॉन्शियस बंदा नहीं हूँ, ठीक है। जमीन पे सोने वाला बंदा हूँ। ब्रांड सारे देख लिए, दुनिया की अच्छी से अच्छी एयरलाइन देख ली, एमिरेट्स की $30,000 वाली विद शावर बोइंग 780 के अंदर फ्लाइट भी ले ली, बिजनेस टूर्स भी कर लिए, खाना भी खा लिया दुनिया का, अल्लाह ने खिलाया भी, पिलाया भी, दिया भी, घर भी बनाया, फैमिली को भी दिया, सब कुछ किया, हर चीज कमा ली। अब ब्रांड श्रैंड नहीं है भाई, ये मुचड़ी हुई शर्ट पहना है तेरे सामने बैठा हूं, तो कोई ब्रांड ब्रांड का चक्कर ही नहीं है अपना। जमीन पे बैठाओगे, बहुत अच्छे तरीके से बैठ के जमीन पे खाऊंगा, और मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है दुनिया क्या कहेगी। मैंने एक शर्ट पहनी थी अभी, और मैंने वो सऊदीया में पहनी, मैंने वो कतर में पहनी, मैं वो दुबई आ गया, मैंने वही शर्ट पहनी पीले रंग की, आज भी पहनने लगा था। मेरे नीचे लोगों ने आके कहा, बोला खान यार तू ये शर्ट कब उतारेगा। मैंने बोला भाई ये मेरे पास एक ही शर्ट है, मैंने लिया है, बहुत अच्छी मुझे लगी है, तो मैंने ये पहनी हुई है, बस ठीक है। अगर मेरे से स्मेल आएगी मैं इसको उतार के धो के दोबारा पहन लूंगा। आप यकीन करो, मेरे पास एक रेड बुल का बैग है, मैं रेड बुल के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी काम किया मैंने। वो रेड बुल का जो बैग है ना मेरा, उसके अंदर 2 कतूरे, मतलब जो मैंने अभी पहना हुआ था उम्रे के लिए जब मैं गया, और 3 शर्टें और एक पैंट लेके गया था मैं, और एक ट्राउजर था बस। जुराबे और अंडरवेयर जो मैंने वहां से लिए वहीं पे फेंक के आया हूँ मैं। सऊदीया वाले सऊदीया में फेंक के आया हूँ, कतर वाले कतर में से फेंक आए। अंडरवेयर और जुराबें चेंज करता हूँ, शर्ट वर्ट लेता हूँ। ये 3 साल पुरानी शर्ट है, मैंने ली थी, ये प्राइम मार्क से ली थी मैंने। ये इस शर्ट की प्राइस है $10। ये 3 साल से मेरे पास में पहनता हूँ, डजंट मैटर। हाँ, पैसा इतना है कि जो चीज जाऊंगा दुकान में $1000 की पसंद आएगी मैं ले लूंगा, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, अभी मैं इंग्लैंड गया तो वहां पे नई ऑडी गाड़ी आई थी, तो मुझे कहते हैं 45,000 पाउंड की है, मैं अपनी गाड़ी बेच के 30,000 वाली मैं इसको मॉर्गेज पे लूंगा अगले साल, तो खान तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। मैंने कहा तुम जो अगले साल लोगे मैं बैठे बैठे भी खरीद सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। जब एक चीज की जरूरत नहीं है तो लेना क्या। तो भाई प्राइम मार्क के अंडरवेयर पहनता हूँ, प्राइम मार्क की सॉक्स पहनता हूँ, और शर्टें ऐसे ब्रांडेड भी मिल जाए तो पहन लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र। अगर नहीं मिले तो मैं लंडे से भी लेके पहन लेता हूँ, बाहर का लंडा, फ्रांस का और जर्मनी का और हॉलैंड का लंडा, कोई वहां पे कोई चीज मिल जाती है पहन लेता हूँ। मेरे अक्सर दोस्त कभी कोई अच्छी चीज पहनी हो ना तो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, कहते हैं यार, एक मेरा दोस्त था अब्दुल्ला फेसबुक पे, मुझे कहते हैं खान भाई ये शर्ट आपने बहुत अच्छी पहनी है। मैंने कहा अच्छा क्यों। कहते हैं यार खान भाई आप फेंकोगे तो लंडे में आएगी ना, आप हॉलैंड में फेंकोगे तो पाकिस्तान में लंडे में आएगी। मैं कहा यार तू मेरे से वैसे ही ले लेना। और आप यकीन करो उमर, मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ, मतलब 16 साल में सिर्फ 2 दफा पाकिस्तान गया हूँ, जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना
मेरे अंडरवेयर, मेरी सॉक्स, मेरी मतलब एयरबड्स, मेरे टिश्यू पेपर भी मेरे भाई ले लेते हैं। मैं वहां बैग लेके भर के जाता हूँ, खाली बैग लेके वापस आता हूँ। पाकिस्तान तो फिर जाहिर सी बात है, बाहर से बंदा जाए तो ये काम तो होते ही तो हैं। चीजों का इतना शौक नहीं है, इतना मतलब ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ चीजों के बारे में। बाकी किस किस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त? अभी सिर्फ टिकटॉक में मौजूद हूँ, था हूँ सब पे, लेकिन एक्टिव नहीं हूँ। मैंने सोशल मीडिया अपना डिलीट कर दिया था 2021 में। सुशांत राजपूत ने जब खुदकुशी की थी, उसकी एक वीडियो के नीचे जाकर मैंने लिखा था कि मैं भी, आई नो वाई यू डिड दिस बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू समथिंग सेम, आई कैन रिलेट माई सेल्फ। वो कमेंट आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, जिसमें मैंने लिखा था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। उसमें मैंने अपना सारा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था। ओके ओके। तो टिकटॉक अभी मैं टिकटॉक टिकटॉक पे हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, स्नैपचैट पे भी हूँ, लेकिन वैसे एक्टिव नहीं हूँ। कितना टाइम हो गया टिकटॉक ज्वाइन किए? 7 to 8 months हो गए मुझे ओनली? ओनली। ओके। ये जो 7 महीने में सबसे पहले कौन सी ऐसी वीडियो थी जहाँ से आप वायरल हुए, और जहाँ से आपने किस कंटेंट के थ्रू वायरल हुआ? वीडियो पे वायरल नहीं, वो मैं लाइव आता था ना, मैं 20 घंटे का लाइव करता था। मैं 20 घंटे बैठ के मैच नहीं खेलता था, 20 घंटे बैठ के लोगों से बात करता था। आपके पेट में प्रॉब्लम है, आके मुझे बताओ। किसी के घर में किसी का रिश्ता टूट गया, मेरे पास आकर रो लो, साथ रो लूंगा। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, खुसरा बन के डांस कर लूंगा। किसी ने खाना पकाना है, रेसिपी पूछ ले। मेरा जो ब्रॉड होती थी ना मेरे घर वाली, तो अभी आपने नहीं देखी, वो ब्रॉड मेरी होती थी बिग बॉस का घर जैसे होता है। मैं खाना वहां पे खा रहा हूँ, पका रहा हूँ। मेरी जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रॉड है 22 घंटे 37 मिनट की है, जिसमें ना मैंने पानी पिया, ना खाना खाया, ना मैंने पेशाब किया। 22 घंटे 37 मिनट बैठ के मैंने बात की है। 550 लोग डब्बे में आए हैं और नीचे गए हैं। इतना जुनून, इतना क्रेज टिकटॉक को लेके इतना सीरियस कैसे हो गया? देखें, जब आप, मैंने फेसबुक पे था, मैंने फेसबुक का एंड कर दिया था। अब जब मैं टिकटॉक पे आया तो टिकटॉक का एंड करना है। वो आखिर लेवल है जो भी है। आखिर पैशनेट, जब कोई काम करना है ना, फिर एंड तक जाना है उसको। ये जो 3 डायमंड है, ये बहुत से लोगों ने लगाए हुए हैं। मैंने पहले देखा है कई लोगों ने लगाए हुए थे, तो मैंने सोचा ये वैसे ही किसी ने लगाए हुए हैं। किसी ने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या वजह है? ये ग्रुप क्या है? इसमें कितने लोग हैं? क्या इनिशिएटिव है और किस वजह से ये ग्रुप बनाया गया? देखे, मैं जब आया ना टिकटॉक के ऊपर, तो लोगों को लगा कि शायद ये कोई स्ट्रीट बॉय, कोई ऐसे मुंह उठा के यहाँ पे आ गए, ठीक है। हम्म, लेकिन जब मैं आया टिकटॉक के ऊपर, तो मैंने, जो मेरा एक्सपोजर था, आई क्लेम आई हैव सीन 158 कंट्रीज। तो मैंने वो जो मेरा ये क्लेम है, वो मैंने लोगों को एक्सपोजर में दिखाना भी था और बताना भी था कि मैंने किस कंट्री में जाके क्या किया। तो लोगों ने समझा कि ये जैसे खेल रहा होता ना, कोई टिकटॉक के मैचेस खेल रहे हैं या कोई आ जाते हैं, ऐसे कोई बंदा उठ के आ गया, मुंह उठा के आ गया। हम्म, तो मैंने उसको प्रूव करना था, क्योंकि जो मैंने बोला था, जो क्लेम किया था, उसको प्रूव करना था। उसके लिए डेफिनेटली मुझे अपनी पर्सनालिटी और वो सारी चीजें लोगों को दिखानी थी। तो मैंने फर्स्ट वीक के अंदर ही, जब मैंने ब्रॉड स्टार्ट की, तो 10 लोग आए, फिर 20 हुए, 500, 600 हो गए। फिर एक दिन मैंने कहा कि हम मिलियन हिट करेंगे, मिलियन टैपिंग। ओके। तो हमने जब मिलियन टैप हिट किया, तो मैंने सेलिब्रेशन के लिए फिर बहुत से लोगों को, 100-250 बंदों को उठा के उनके साथ डांस किया, और सारी स्क्रीन्स के अंदर कोई ना कोई बैठा हुआ था। मुझे पॉलिटिक्स का चीज़ों का उस वक्त इसका टिकटॉक की चीज़ों का इतना पता नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या पॉलिटिक्स होती, क्या चीज़। तो मैं सबको साथ लेके चलना चाह रहा था। हम्म, उस दिन मैंने बोला, मेरे नाम के साथ ये 3 डायमंड लगे हुए थे। मैंने सोचा कि ये जाके, मैंने जब आईडी बनाई, तो मैंने ये इमोजी सेलेक्ट किए, डायमंड्स मुझे अच्छे लगे, क्योंकि इस तरह लग रहा था जैसे आपका अकाउंट वेरीफाइड है। तो मैंने ये 3 डायमंड लगा दिए। हम्म, अब जब मैंने लाइव जाना शुरू किया, तो लाइव जाके जब मैंने मिलियन हिट किया, तो मैंने एक अनाउंसमेंट की। उस अनाउंसमेंट में ये था कि भाई, जो भी मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मुझे देखना था कि मेरी अब वर्थ क्या है, तो मैंने कहा जो मुझसे प्यार करता है नीचे डायमंड लगा ले। जैसे आप कहते हो कि कोई आया तो चलो सारे नीचे हैप्पी बर्थडे लिखो, ये वेलकम करो, तो वो काउंट शो होता है कितने लोगों ने लिख दिया। तो 600 बंदे ने उस टाइम जाके डायमंड लगा के आ गए मेरे पास।
तो मुझे वहां पे पता चला कि मेरी जो एक इन्फ्लुएंशियल पावर है वो बहुत ज्यादा है. इफ 600 पीपल कैन डू इट, मुझे वहां पे लगा कि 1 मिलियन पीपल कैन आल्सो डू इट इन द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो मेरा एक गोल वहां पे सेट हुआ कि मुझे 1 मिलियन डायमंड मेंबर चाहिए, जिसमें लोगों का करेक्टर भी डायमंड की तरह होना चाहिए. ठीक है. तो मैंने सबको कहना शुरू किया कि इफ यू गाइस लव मी जस्ट पुट डायमंड नेक्स्ट टू योर नेम, एंड लोगों ने कर दिया वो चीज. फिर मुझे अपने आप को प्रूव भी करना था कि मैंने जिन लोगों ने अपने नाम के साथ डायमंड लगाया एंड दे लव मी एज ए इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर, तो मुझे प्रूव भी करना था. तो मैंने सब लोगों को जो है फिर अपने साथ लेके चलने की कोशिश की. तो ये 3 डायमंड का इनिशिएटिव वहां से स्टार्ट हुआ था. फिर एक दिन नेक्स्ट वीक में ही मैंने कह दिया कि आज 2 मिलियन टैपिंग होगी. उस दिन ब्रॉड 22 घंटे 37 मिनट चली थी, और मेरी तस्वीर आज भी मौजूद है जिसमें मैं बेड में लेटा हुआ हूँ. मैंने शर्ट नहीं पहनी हुई, कंबल में हूँ, और सारे लोग चले गए हैं, सिर्फ 30 या 40 लोग बैठे हुए हैं. और मैंने यूं किया कि 2 मिलियन मैंने आज कहा था और मैंने किया. अब मैं सो रहा हूं. मैंने कहा था सबको मैं तब तक सोऊंगा नहीं जब तक ये ऊपर नंबर 2 मिलियन नहीं हो जाएगा. 6,500 बंदे ने उस दिन मेरी लाइव को ज्वाइन किया था. तो मैं इस तरह के रिकॉर्ड्स भी बनाना चाहता हूं कि इतना इन्फ्लुएंशियल क्रिएट बनूं कि मैं लाइव आऊं नई आईडी से और मैं बोलूं आज मैंने 1 मिलियन ऑडियंस पूरी करनी है. आई नीड टू हैव 1 मिलियन पीपल फॉलोअर्स, और मैं 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन बैठा रहूं जब तक मिलियन पूरे ना हो जाए. मैं इस तरह के रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं. सो दैट्स व्हाई मैनी पीपल लव मी, बिकॉज मैं इस तरह की चीजें करता हूं जो नॉर्मली टिकटॉक पे लोग नहीं करते. भी तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं, कभी एक मुल्क में हूं, कभी दूसरे मुल्क में हूं, मेरा कोई टाइम ही नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं, कुछ नहीं. लेकिन डायमंड वाले आपको हर जगह मिलेंगे. सबसे ज्यादा डायमंड वाले आपको मेरे इनबॉक्स में मिलेंगे. 8,500 बंदा इन काउंटिंग मैंने काउंट किया जिसने डायमंड लगाया हुआ है. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं, जो मुझे किसी प्रोडक्ट में मिलते हैं, कहते हैं हम आपको जानते हैं, हम आपकी वजह से लगाए, और मैं उनको नहीं जानता, लेकिन सारी डायमंड है. तो ये इन्फ्लुएंस जो है मैं क्रिएट करना चाहता था. लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट होता जाता है आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज देन पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू. सो इन दिस 7 months मैंने आज तक एक भी पीके मैच नहीं खेला. अच्छा. मैंने कोई पीके मैच आज तक नहीं खेला, बिकॉज मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी के साथ पीके मैच खेलूं. ठीक है. मैं पीके मैच उस दिन खेलूंगा कि मैं जब लाइव जाऊं और बटन ऑन करूं तो 20,000 लोग लाइव हो. Then I'm gonna play a PK match, and I'm not going to ask people to come and support me. या फोन करके 1 मिनट बड़े भाई को बुला लूं, अम्मी को बुला लूं, अबू को बुला लूं, गिफ्टर को बुला लूं. No, I need to be different. First deserve, then desire. So I need to create so much influence on TikTok. So whenever I go live, 2,500 गिफ्टर बैठा हो, आज खान आएगा और मैंने खान को प्ले करना है. So this is what I wanted to do. Or want to be the biggest TikTok host in the history with influence. Not only we're talking, लेकिन कोई ऐसी चीज के महसूस. अब यहाँ पे लोग आते हैं गिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो ये पैसों से होती है ना. इन अ वैल्यू क्रिएशन में हम इनको रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं, मैं क्या दे रहा हूँ, ये लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, मैं क्या दे रहा हूँ इनको. सो मैं इनको कोई तो चीज दूं ना इन रिटर्न. Not only the appreciation, but also exposure, knowledge, something new. For example, मैंने अपने फॉलोअर्स के साथ इस पिछले 4 महीने में ट्रैवल किया है. मैंने अपने फॉलोअर्स के साथ एक होटल शेयर किया है. मैंने अपने फॉलोअर्स को 60 ट्रिप पे लेके गया हूँ. मैंने अपने फॉलोअर्स की वीडियो बना के मिलियंस में व्यूज दिए उनको. मैंने अपने फॉलोअर्स के साथ खाना खाया है. मैंने अपने फॉलोअर्स के साथ खाना बनाया है. आज भी मैं अपने फर्स्ट सब्सक्राइबर के घर में पिछले 2 महीने से रह रहा हूँ. 1 रुपया नहीं दिया. माई फर्स्ट सब्सक्राइबर. आजम अली के घर पे हूं मैं कतर गया हूं, अपने फॉलोअर के घर पे रुका हूं. मैं इंग्लैंड गया हूं, अपने फॉलोअर के साथ होटल शेयर किया है. मैं अमेरिका जाऊंगा, अपनी बर्थडे जवाद भाई के घर पे मनाऊंगा. सारे टिकटॉक के लोग वहां पे आएंगे,
वहां पे हम बड़ा इवेंट करेंगे, वहां 100-150 बंदा होगा। सो कहने की बात यह है कि मैंने इन्फ्लुएंस जो क्रिएट किया है, और सबसे बड़ी चीज 170 मिलियन लोगों ने, कंटेंट क्रिएटर्स ने टिकटॉक फेस्टिवल के लिए compete किया है। मैंने टिकटॉक का फेस्टिवल यूरोप में विन किया है ओनली विद माई डायमंड फैमिली मेंबर्स, और किसी को मैंने नहीं कहा मुझे प्ले करो, और 90% मुझे लड़कियों ने प्ले किया है। लड़कियों ने अपनी शॉपिंग ऑनलाइन के पैसे जमा करके मुझे लाइन प्ले किए और मुझे जिताया है। और मैंने लंदन में मैं गया हूँ सरमनी में, पहला पाकिस्तानी था जो वहां पे गया हूँ, और सारे लोगों के साथ मैंने ट्रैवल किया है। एबी के पास अभी मैं गया था, कतर में मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, एक होटल में उसके साथ रहा हूँ। अभी बहरीन जा रहा हूँ किसी के पास, वो भी मुझे टिकटॉक से मिला है। दुबई में मैं अपने सब्सक्राइबर के घर में रह रहा हूँ। अमेरिका में मैं अपने गिफ्टर के घर में जाके रहूंगा। बहुत सी फीमेल्स जो मेरे साथ इंग्लैंड में मिली हैं, मुझे साथ फ्रांस में, पेरिस में मैंने न्यू ईयर नाइट पे एफिल टावर के सामने अपनी लाइव की है, और अपने फेसबुक के दोस्त के साथ सियापोश के साथ तवाफ किया और उमरा किया। माशाल्लाह। So this is what I have done on this platform. I'm very much blessed. Alhamdulillah, shukr alhamdulillah. I found real diamonds here. And I can say that I have the biggest family here. जिसके किसी निशान के साथ लोगों ने निशान लगाए। थैंक यू सो मच उजी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बिया थैंक यू सो मच। तो जितने भी लोग हैं, पहले मैं सबको कहता था डायमंड लगाएं, अब मैं नहीं कहता। अब मैं कहता हूँ आई नीड टू चूज पीपल। अगर ये चीज इतनी कॉमन हो जाएगी फिर तो सबने लगाया होगा, पता ही नहीं चलेगा ना। जिसने लगाया मुझे उसका पता हो ना, मुझे पता होना चाहिए मोना कौन है, मुझे पता होना चाहिए अलियात कौन है। अपने हर सब्सक्राइबर, अपने हर फॉलोअर के बारे में जानना, ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये मेरी ब्रॉड पे आए तो मुझे पता हो कि ये कौन है, इसकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं इसको जाके मिल सकता हूँ। और मैं आपको एक मजे की और बात बताऊं कि मैं मोर देन 60 लोगों से अभी 4 महीने में मिल चुका हूं। मैं 4.5 महीने से घर नहीं गया। ये कंट्री नंबर 14 है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। 14 कंट्रीज देख के यहाँ पे पहुंचा हूं मैं, और मैं अभी तक घर नहीं गया। और पूरा साल, इस साल आपको मैं घर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे भी। आई एम गोना ट्रैवल, मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज में नजर आऊंगा। लेकिन इन लोगों के साथ प्यार किया है, मोहब्बत की है। किसी ने मुझे कपड़े लेके दिए, ये पूजी बैठी हुई है, इन्होंने मुझे जैकेट्स लेके दिए, 150 पाउंड की जैकेट्स लेके दिए। आइकॉनिक ने मुझे 200 पाउंड के दिए। ठीक है, आप ब्रांड की बात कर रहे थे ना, लोगों ने मुझे कपड़े लेके दिए, किसी ने मुझे जूते लेके दिए, किसी ने क्या। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी उम्रे के लिए मैं गया था, जिनको मैंने मुसलमान किया है उन्होंने मुझे ब्रॉड पे बोल दिया, कहती खान तुम्हारे उम्रे का टिकट मैं दूंगी। उन्होंने मेरे उम्रे का टिकट पे किया है। फिर वहां पे जाकर मैंने 150 बच्चों में टाफियां तकसीम की हैं। पैसे उन्होंने मुझे यूरोप से भेजे कि मेरे नाम की खैरात करो। मदीना में टाफियां रोज बच्चों को खिलाता था। फिर अपने जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे 52 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे $5-10 हर महीने देखने के देते हैं। उनके सबसे मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। उनके नाम के कुरान शरीफ रख के आए मक्का और मदीना में अपनी तरफ से। दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लव आई क्रिएटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ये किया मैंने। इतने सारी पॉजिटिविटी के साथ कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी है, कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी है जो समझते हैं कि यार ये नेगेटिविटी मेरी लाइफ में टिकटॉक पे आई है, वो क्या है? नेगेटिविटी देखें हर रोज क्रिएट होती है, बट यू आर द पर्सन हु कैन क्रिएट नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी है, या होंगे लोग जो मुझे प्यार इतना करते हैं कि जब मैं उनसे बात नहीं करता तो वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं, या वो कहते हैं यार ये हमसे क्यों ऐसे बिहेव नहीं करता जैसे किसी और से कर रहा है। तो मैं उसको नेगेटिविटी नहीं कहता, मैं उसको भी प्यार ही कहता हूँ, क्योंकि आपका जो हेटर है वो भी आपका लवर ही होता है वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, तो मैं इस चीज को कंट्रोवर्सी नहीं कहता। हर बंदे का एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आप सिक लीव की एप्लीकेशन मैट्रिक में डिफरेंट लिखते थे, प्राइमरी में डिफरेंट अल्फाज से लिखते थे, मास्टर्स में डिफरेंट, पीएचडी में डिफरेंट लिखते थे। सो नेगेटिविटी तो भाई जिंदगी में है ही नहीं। अल्लाह से ये दुआ है जो हमारे लिए नेगेटिव है या हमें उससे दूर कर दे या उसको हमसे दूर कर दे, बस
बाकी ना कोई दुश्मन है, मोहब्बत का पैगाम सबके लिए, नेगेटिव नहीं हूं मैं, ना कोई नेगेटिविटी और ना कंट्रोवर्सी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी फॉलोइंग होने के बावजूद फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आज तक एक स्कैंडल नहीं है। कोई एक लड़की नहीं आके कह सकती एम खान ने मुझे झूठा वादा किया, एम खान ने कोई गलत काम मेरे साथ किया। इतनी लड़कियों में रहने के बावजूद कोई एक कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं है, कोई एक ऐसी लड़की नहीं है जो मेरा कोई गलत स्क्रीनशॉट दिखा दे। ओपन चैलेंज टू एवरीवन। बाद में कहीं वायरल तो नहीं हो जाएगा कभी? यार आपके साथ कोई बन गया तो वायरल हो जाएगा, वैसे कि लड़कियों के साथ कोई वायरल चीज नहीं है मेरी। नहीं, ये एक होता है ना कि बाद में कई दफा वो जो चीजें होती हैं बाद में वायरल हो जाती है, बंदा कहता है यार है की क्या हो गया। ऐसी भाई हमारे टीचर थे, वो हमें कहते थे हर काम करो जिंदगी में, सबूत नहीं छोड़ो। तो मैंने अच्छा, कभी यानी सबूत नहीं शरारती छोड़ा। तबीयत है, शरारती तबीयत है, लेकिन सामने कभी आएगी नहीं। नहीं, शरारती तबीयत मेरी सिर्फ गोरियों के साथ है। मुझे ओके। शुरू से ना ब्लॉन्ड लड़कियां, गोरी, ब्लू आइज बड़ी पसंद थी। तो मैंने इतने कंट्रीज में घूम के हर किस्म की लड़की को डेट किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर एक बंदा अमेरिका में रहा है, मैं एक रशियन और अमेरिकन लड़की के साथ रूम शेयर करता था, ठीक है। और दोनों का ताल्लुक जो था वो कलर वाली पार्टी का जो झंडा नहीं है उससे था। जी जी। तो मैं उनके साथ रहा हूँ, तो मैंने उनको जज नहीं किया कभी किसी चीज के ऊपर भी, क्योंकि हर बंदे की अपनी लाइफ है। हम्म लेकिन मैंने कभी भी हम्म अपनी सोशल इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए कभी किसी लड़की से गलत बात नहीं की, कभी किसी लड़की का गलत इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि मेरी वीडियोस में आपको बहुत सी लड़कियां मेरे शोल्डर्स पे बैठी हुई, मेरे टांगों में लेटी हुई, कभी उनके पाँव का अंगूठा मैं दबा रहा हूँ, कभी मेरे कान के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, कभी मेरे बालों में उंगलियां नजर आएंगी आपको। लेकिन वो लड़कियां भी कभी ये नहीं कह सकती कि एम खान ने कभी हमें गलत जगह टच किया, गलत बात की, गलत ऐसी की। नो, कंटेंट की हद तक होता है, वीडियो बनाई किसी मॉडल के साथ, दोस्त के साथ, ठीक है, खत्म। ज्यादा गहराई नहीं है। जितनी बोल्ड आपकी वीडियो है या जितना आप अभी बता रहे हैं सारी चीज़ों को, ये आपके अंदर एक अम्मी वाली फीलिंग्स क्यों है कि सारों को इतना कंफर्ट लेवल क्यों देते हैं कि सारे आपको अम्मी समझ के जुड़ जाते हैं? देखिए अब अम्मी वाला स्ट्रक्चर मेरा है, मैं आपको दिखा नहीं रहा, मैंने जूम आउट किया हुआ है। जूम इन करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। अगर आप में ममता है तो दें, अगर नहीं है ममता तो आप नहीं दे सकते। ममता होनी चाहिए ना, ममता देनी चाहिए तो ममता होनी चाहिए। एक्चुअली पता है क्या है, बात ऐसी है कि मैंने आपको जैसे बताया ना कि शुरू से खवातीन के अंदर रहा हूं मैं, तो खवातीन की साइकोलॉजी को समझता हूं मैं, ठीक है। तो आप जो है वो 1000 लड़की को डेट नहीं कर सकते, आप 100 लड़की से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपकी 1000-2000 फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं इफ दे थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो किसी फेमस बंदे के साथ बात करे या जुड़े, या कोई उसके साथ ताल्लुक हो या कोई चीज शेयर करे। ये हर बंदे की, हर औरत की, हर मर्द की साइकी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। होना चाहिए, आप अपोजिट सेक्स या जेंडर आपको अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन आपने उस इन्फ्लुएंस का गलत फायदा नहीं उठाना। अब मेरी ब्रॉड पे 50-60 कपल्स आते हैं, मियाँ बीवी आते हैं, अभी यहाँ कमेंट में भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ कमेंट में बैठे हैं। अच्छा। उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ प्यार है ना। तो वो कोई आया, एक यहाँ पे है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता, प्राइवेसी रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक आई मेरे पास, उन्होंने मुझे देखा, सुना, वो घर गई, उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा एक लड़का है टिकटॉक पे, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ। she become my friend first and then the husband comes later and he become my friend too, he become my gifter too। so ब्रॉड ऐसी रखो। मेरी ब्रॉड पे यहाँ पे आती हैं, एक खातून है, उन्होंने एक दिन मुझे कैमरा ऑन किया, उन्होंने, उनकी 12 साल की बेटी रोटी बना रही थी, उन्होंने कहा खान भाई ये मेरी बेटी है, ये रोटी बना रही है, छोटे छोटे हाथ से रोटी बेल रही थी, 12 साल की बच्ची थी। मैंने वो देखा, मुझे वो जिससे इतना अच्छा लगा कि वो अपनी बेटी को भी मेरी ब्रॉड सुना रही है और मुझे दिखा रही है, और वो कह रही है खान भाई मैं आपकी फैन हूँ, मैं, ये मेरी बेटी है। मैंने बोला बेटी का चेहरा नहीं दिखाना, उसने दिखाया रोटी बनाते हुए। मैंने
उस वक्त ईद का त्यौहार था, ईद आने वाली थी, तो मैंने उसको 5,000 रुपए ईदी इमीडिएटली लाइव के ऊपर ही भेज दी। मैंने कहा बेटा तुमने तुमने अपने बच्चा मुझे दिखाया, बेटी दिखाई है। तो ऐसे लोगों के साथ रिलेशंस हैं कि एक हमारे पास आते हैं, माजूर है वो, 6 महीने से उनके घर का खर्चा मैंने उठाया हुआ है, मैं किसी को नहीं बताया। माशाल्लाह। ऐसे भी हैं जो आते हैं ब्रॉड के ऊपर, किसी को 5, 10, 20, 25 हजार की हेल्प चाहिए थी, वो तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ बैठे बैठे। ऐसे लोग भी आए हैं। एक लड़की आई, खान भाई मैं आपकी ब्रॉड देखती हूँ, मैं लड़काना से मेरा ताल्लुक है, मेरे पास टूटा हुआ मोबाइल है, मेरा पैकेज नहीं है। मैंने नानो को बोला इसका नंबर फलां बंदे को भेज दो। नानो ने उससे नंबर लिया, उस लड़की से, खुद नहीं लेता नंबर शंबर किसी लड़की का, अपनी मॉडरेटर्स को बोल देता हूँ, फीमेल को ही। उसने नंबर लिया, पाकिस्तान में किसी को भेजा, 4 महीने का उसको 600 रुपए वाला पैकेज करवा के दे दिया कि अब खान को अनलिमिटेड देखो 4 महीने तक। हम लोगों के साथ ऐसे ताल्लुक हैं। तो ये जो ये तो चलो होगा ना, ये होगी एशियन कम्युनिटी। जो क्रॉस नेशनैलिटीज हैं उसके अंदर भी आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं जो सब्सक्रिप्शन में पड़ी हुई हैं। हाँ, तो वहां पे ऐसी क्या ऐसी खास बात है, वहां पे कौन सी ममता जागती है कि उनको वो कंफर्ट लेवल है, कभी पाँव दबा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं? हाँ, वो ऐसे होता है कि मैं एम्स्टरडेम हॉलैंड में रहता हूँ, तो बहुत सी जो बाहर की लड़कियां हैं, जब वो सुनती है ना कि मैं एम्स्टरडेम में रहता हूँ, तो वो कहती हैं ओह वाह एम्स्टरडेम, वी वांट टू कम, वी वांट टू विजिट यू, क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स, सेक्स, क्लबिंग, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल हैं। उसको हमारे झंडे पे XXX बना हुआ है, ठीक है, उसको सेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो वहां पे जो चीजें अवेलेबल है वो दुनिया में किसी और जगह पे, अमेरिका में और यूरोप में भी किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और हर चीज ओपन है, इतनी ओपन है कि आपकी सोच से ज्यादा। तो हर लड़की जो बाहर की होती है गोरी, जब वो सुनती है कि एम्स्टरडेम का बंदा, उसकी माइंड में सबसे पहले ये आता है कि ये तो पोल के साथ स्ट्रिप डांस भी करता होगा। लोग वो चीजें देख के, वो बाल चाल देख के, वो उनको लगता है कि यार को बाउंसर टाइप है, मतलब ऐसे चौड़ा बंदा है, बॉडी शाडी बेची है, ठीक है। तो वो इस चीज से थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है। फिर आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, कंटेंट क्रिएटर है, मेरी जो पुरानी जिंदगी है उसमें फेसबुक में मैं प्ले बॉय रह चुका हूँ, तो उसमें जितनी भी लड़कियां मेरे साथ होती थी वो बाहर की होती थी। देसी पाकिस्तानी लड़कियां, इंडियन लड़कियां नहीं, बाहर की लड़कियां ज्यादा होती थी। उसमें ये होता था कि उनके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, कभी एक कंट्री में कभी दूसरे कंट्री में। फिर मैंने ब्रांड एम्बेसडर में रहा हूँ सैमसंग के साथ, और रेड बुल के साथ मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम किया है। तो मैंने मॉडल्स का शूट भी किया है। अब एक लड़की जो बाहर किया है, उसको ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो उसको घुमाए, उसकी वीडियोस बनाए, उसको ऐशी भी करवाए, उसको बोट्स में भी लेके जाए, उसको उठा के वीडियो भी बनाए, उसको हर चीज प्रोवाइड करे, खाना भी खुद बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पर्सनैलिटी अब बनी, उसमें सारा पार्ट। अभी तो बहुत सी चीजें मैंने छोड़ दी हैं, अभी तो बहुत सी चीजें मैं नहीं करता, क्योंकि अब मैंने जिंदगी में ये जो भी मामलात जो भी चल रहे हैं, बिकॉज आई एम टर्निंग 38, तो अब चीजें मेरी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई हैं। आई बिकम वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ। सोशल मीडिया को आप अपनी जिंदगी में लाजिम समझते हैं? जी। क्या पॉजिटिविटी समझते हैं? सोशल मीडिया को इसलिए लाजिम समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से ही मुझे उम्र मिला है ना। सोशल मीडिया ना होता, उम्र ना होता। सोशल मीडिया ना होता, फैसल चौधरी ना होता। सोशल मीडिया ना होता, वफा मिर्जा ना होती। सोशल मीडिया ना होता, स्वैग डैडी ना होता, मिस्टर अब्बासी ना होता। सोशल मीडिया है तो ये है ना। ये नानो कैसे मिलती सोशल मीडिया ना होता? टिकटॉक ना होता तो नानो सऊदिया में रहती है, सऊदी है, हिंदी बोल लेती है टूटी फूटी, वो मुझे कैसे मिलती? सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया है तो ये लोग मिले। अगर ये मुझे 7-8 साल मैं लोगों के साथ रहा हूं, लेकिन मुलाकात कभी नहीं है। तो अब आप सोचो कि किसी ऐसी लड़की से मैं मिलूं जिससे 12 साल सिर्फ मैं बात करता रहा हूं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, और फिर एक दिन मेरे सामने आ जाए। तो मेरे लोगों के साथ ऐसे भी ताल्लुकात रहे हैं कि 12-12, 10-10 साल की दोस्तियां हैं, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई। मुलाकात नहीं थी। तो जिंदगी में ऐसा भी हुआ कि अब मुलाकात हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, लोग आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं। आपका क्लोज दोस्त कौन है?
मेरा क्लोज दोस्तों में मेरी 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक स्वैग डैडी मेरा बहुत क्लोज है, जिसको मैं पिछले 22-23 साल से जानता हूँ। एक वफा मिर्ज़ा मेरी क्लोज दोस्त है, जिसको मैं 20-22 साल से जानता हूँ। और एक मेरी डॉक्टर राबिया है, वो अमेरिका में डॉक्टर है, न्यूयॉर्क में रहती हैं। ये 3 मेरी क्लोज दोस्त हैं। और लड़कों में अब्बासी हैं, और ये सियापोश हैं, ये मुझे जानते पहले से थे। अली भाई हैं, जिनके साथ आज हम जिनकी ब्रॉड पे थे। ये मेरे वकास भाई हैं, यहाँ पे जवाद भाई हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन क्लोज दोस्तों में अगर मैं कहूँ, ये 3 ही हैं, वफा मिर्जा, स्वैग डैडी एंड डॉक्टर राबिया। ये 3 लोग हैं जो मेरे बहुत क्लोज, जिन्होंने मेरा उतार चढ़ाव, मेरा फेसबुक की जिंदगी, मेरी अमीरी गरीबी, मेरा खाना पीना बैठना, इवन मेरी एक्स वाइफ के साथ वीडियोस घर में बैठ के कुत्तों को गोद में लिटा के खिलाना पिलाना, वो भी देखा हुआ है। तो ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा है। फिर बिया अनस यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने मेरी फेसबुक की जिंदगी देखी है, मेरी फेसबुक फ्रेंड्स थी। इस साल मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है, उन्होंने भी मुझे बड़ा क्लोजली देखा है। लेकिन स्वैग डैडी एक वाहिद बंदा है जिसने, जब मेरा हार्ट टूट गया, जब मेरा नर्व डैमेज हो गया, जब मुझे माजूरी हो गई, और जब मुझे मेरी एक्स वाइफ ने छोड़ दिया, जब मैं बिस्तर पे आ गया और माजूर था और कुछ भी नहीं कर रहा था, घर भी चला गया, टैक्स का केस भी बन गया, सब कुछ खत्म हो गया ना जिंदगी में, तब भी वो साथ खड़ा रहा। उसने कहा कि बस खान, तू ही है, तेरे बाद कुछ नहीं है, जिंदगी तेरे पे शुरू और तेरे पे खत्म है। सो स्वैग डैडी जो है एक ऐसा मेरा दोस्त है, मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर आज मर जाता है तो खान अपनी सारी जायदाद, टिकटॉक, अपना सारा कुछ उसके नाम कर देगा। इतनी मोहब्बत है, वन एंड ओनली। इतने सारे बाकी जो जी जी देखें, सारी दुनिया मेरी फैन हो सकती है, लेकिन मैं इस बंदे का फैन हूँ। उसका नाम स्वैग डैडी है, उसका कॉम्प्रोमाइज ही कोई नहीं है, उसके साथ कोई मिलता ही नहीं है। वो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। इसी तरह वफा मिर्जा के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं अक्सर कभी कभार कह देता हूँ दोस्तों को अपने, इधर एक डॉक्टर साहब है, उनको मैं कहता हूँ वफा मिर्जा मैंने अपनी दोस्त आपको दे दी, आप उससे बात करते हैं, ये वो मैं अक्सर मजाक में करता हूँ, लेकिन मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में नहीं, बल्कि जिंदगी के बाद जो आगे वाली जिंदगी है वो मेरी, उसमें भी दोस्त हो। ऐसी मेरी फ्रेंड है वो, क्योंकि मैंने उसके साथ इतना टाइम गुजारा है। मेरे घर का आना जाना है। जब मेरी अम्मी फोत हुई हैं, स्वैग डैडी आया मेरे घर, उसने मेरा घर संभाला। मेरे पास ये वफा मिर्जा आई, जब मैं अपनी अम्मी को उठा के गुस्ल के लिए लेके जा रहा था तो ये वहां बैठी हुई थी, इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो मेरी तीसरी फ्रेंड है, जिसका मैंने डॉक्टर राबिया का है, जो अमेरिका में रहती, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये लोग उस वक्त मेरे साथ थे जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, जब मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। अब्बासी आया था जब अम्मी फोत हुई थी, ठीक है। तो ये मेरे उस टाइम के दोस्त हैं। तो मैं इस तरह की 1000 आइडिया और इस तरह के 1000 प्लेटफॉर्म इनके सर पे बार के ना फेंक दूं, मैं अपनी आइडिया इनके कदमों में डाल दूं। तो मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ, मैंने इनके साथ एक वक्त गुजारा है, और मैंने इनके लिए भी जाके उम्रे में एक्स्ट्रा तवाफ किए हैं, और इनके लिए मैंने दुआएं की हैं। वहां पे एक और फ्रेंड थी, अभी मेरी नई फ्रेंड बनी है, उजी, इंग्लैंड में की है, ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिखाया, मैं इंग्लैंड गया हूँ, उन्होंने मेरे लिए होटल बुक किया, उन्होंने मुझे खाना खिलाया। मैं उनके प्यार का जवाब नहीं दे सकता प्रॉपरली, लेकिन मैं मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये कुछ लोग मुझे टिकटॉक पे मिले, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार बहुत किया, और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे ये मेरे सामने रहे, ना रहे, पीछे रहे, जहाँ पे भी रहे, लेकिन ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग इम्पोर्टेंट हैं वो हैं, मैं उनका जिक्र करूंगा, हमेशा करूंगा। तो इसी तरह ये सारे लोग मुझे जो टिकटॉक पे मिले, ये मेरी लाइफ के लिए, मेरी इस लाइफ के लिए और टिकटॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इनका जिक्र बार बार करता हूँ। इतनी सारी रंगीनियां, वर्ल्ड टूर, हर चीज करने के बाद, लोगों का प्यार मिलने के बाद, कभी मोहब्बत हुई आपको? जी बिल्कुल हुई है मोहब्बत, मैं इंसान हूँ, मुझे डेफिनेटली मोहब्बत हुई है।
मुझे मेरी एक्स से मोहब्बत हुई थी शादी के बाद, और अभी दोबारा मोहब्बत करने की कोशिश में हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरी वाइफ हो, जिससे मैं शादी करूँ अभी, उससे मैं मोहब्बत करूँ। बस उस पे मेरी मोहब्बत ख़त्म हो जाए, और उससे ज़्यादा मोहब्बत मैं उससे करूँ जो उससे पैदा हो, जो मेरी बेटी हो। अपनी वाइफ से मोहब्बत करूँ, और जो मेरे से पैदा हो जाए मेरी बेटी, मैं उससे मोहब्बत करूँ बस। क्या वो बाकी मोहब्बत मोहब्बतें मेरी लाइफ चलती रहती हैं। वो आप कभी देखना, किसी के साथ बैठा हूँगा तो आपको नजर आ जाएगा कि कैसी मेरी मोहब्बतें हैं वो जो मोहब्बत है वो टिकटॉक पे मौजूद है या रियल लाइफ में मौजूद है? रियल लाइफ में। हम्म। तो अगर आप उसे प्रपोज करना चाहें तो किस अंदाज में प्रपोज करना चाहेंगे? मैं उसको प्रपोज किस अंदाज में करना चाहूँगा? मैं उसका हाथ पकड़ के रोज़े रसूल पे लेके जाके वहाँ पे उसे बोलूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मैं उम्रा करूँगा, और मदीना में मैं निकाह करूँगा। और बस मेरी तरफ से सबसे बड़ा तोहफा ये होगा कि हम जो है दोनों रोज़े रसूल के सामने खड़े होंगे, और मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का वादा करूँगा। बस यही है। माशाल्लाह। मोहब्बत का हासिल होना ठीक है या ला हासिल रहना ठीक है? देखें, हासिल हो जाए तो बेहतर है, और अगर ना मिले तो अ, उस पे भी अल्लाह ताला की कोई मसलिहत होती है। हो हम्म। सकता है कि कोई चीज़, मैं अल्लाह से वो मांगता हूँ कि अल्लाह जो तू चाहता है वो मुझे अता कर, जो हम्म। मैं चाहता हूँ वो मुझे ना दे, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ मुझे मालूम नहीं है कि उसमें क्या होगा, लेकिन जो हम्म। तू चाहता है तुझे मालूम है कि उसमें क्या मिलेगा मुझे। तो तू मुझे वो अता कर जो तू चाहता है। तो इसलिए मोहब्बत का मिल जाना जो है वो कभी कभी अच्छा है, कभी ला हासिल मोहब्बत है, उसका मिलना ना मिलना मोहब्बत का ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म। क्योंकि आपसे जो मोहब्बत करता है, अगर वो आप उसको ना मिलो, तो वो किसी और के साथ एक कंप्रोमाइज की जिंदगी गुजारेगा। हम्म। वो शख्स जब उसको छुएगा तो वो सोचेगा कि यार मुझे उमर ने छुआ है, तो ये गुनाह है। जब हम्म। अल्लाह ताला आपके साथ शिर्क को नहीं मानता, तो कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता हो, आप उसे खुद से दूर कर दो, ये ला हासिल हो जाए, उस इंसान के पास फिर कोई इंसान भी आएगा ना, वो उम्र तो नहीं होगा ना, ऑफ कोर्स। तो उसको उम्र याद आएगा, और फिर ये गुनाह है। उसको याद आएगा कि यार उम्र का टच है, उम्र की बात है, वो कंसिडर वही कर रहा होगा, आपको ही कर रहा होगा। तो ये चीज़ ला हासिल मोहब्बत जो है नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत वही है जो आपको हासिल हो जाए, और कोशिश ये करें कि पाक मोहब्बत करें, जब करें उसका बरमला इजहार करें। मर्द अगर आप हैं तो बरबला इजहार मोहब्बत का करें, डंक पे करें, चुप चुप के मोहब्बत करने का कोई फायदा ही नहीं है। कितने लोगों की ज़िंदगी में अभी तक आप चेंज ला चुके हैं, या मैंने ये भी सुना है कि एक मुस्लिम भी किया आपने लोगों को, ये क्या स्टोरी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोगों को मुसलमान किया है 7-8 महीने में। टिकटॉक के ऊपर ही मुलाकात हुई। एक लड़की आई, बैली डांस करती थी। उसने कहा कि मैं इस्लाम से बड़ी ज़्यादा उल्फत रखती हूँ, तो मुझे इस्लाम के बारे में बताओ। तो मैंने डेली उसको दरूद पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह से मांगता गया, अल्लाह मुझे ये दे दे, हम्म। इसका कलमा मुझे दे दे, मेरे खाते में डाल दे। फिर एक दिन उसको मैंने पढ़ा दिया। फिर उसने दुपट्टा शुपट्टा लेके आराम से प्रॉपर बैठ के, अब आजकल वो अमेरिका में है, तो उसने इस्लाम कबूल किया, पढ़ लिया। फिर एक लड़का था, वो किसी ब्रॉड के ऊपर पूछता बुझाता किसी मुसलमान के साथ, एक हमाद नाम का लड़का था, मेरा वो था, मॉडरेटर था, वो उसके साथ मैच खेल रहा था। उसने उससे कोई सवाल पूछा तो उसको वो इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वो घाना का लड़का था। वो हमाद ने कहा यार मैं तुम्हें खान भाई के पास ले जाता हूँ। वो मेरे पास ले आया। वो जब मेरे पास ले गया, वो मेरी रीपोस्ट वीडियोस में भी एक वीडियो है जब मैं उसको कलमा पढ़ा रहा हूँ और हम दोनों रो रहे हैं। तो उस लड़के को मैंने जब बातचीत स्टार्ट की, इंग्लिश में बताना शुरू किया, तो मुझे 3-4 घंटे लगे, लेकिन उसको उसी टाइम मैंने कलमा पढ़ाया, और उसका नाम भी मैंने ही रखा, मोहम्मद यूसुफ। माशाल्लाह। वो घाना का। फिर एक और है हमारे पास, वो सिख घराने से उनका ताल्लुक है, उनकी पूरी फैमिली सिख है। वो आती नीतू जी उनका नाम था। उनको तीसरे रोजे में रमज़ान में उनको कलमा पढ़ाया, उनका नाम हमने फातिमा रखा। और वो जो हैं, वो पहले से रोजे रख रही थी, उनको किसी ने कहा था कि आपके रोजे कबूल नहीं हो रहे,
तो मुझसे ब्रॉड पे ये पूछने आई थी, खान जी आप इस्लाम की बात करते हैं, आप मुसलमान हैं, आप मुझे ये बताएं कि मेरे रोजे कबूल होते हैं कि नहीं। तो जब मैंने बात करना उनसे शुरू की तो मैंने मांगना शुरू कर दिया, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे दे दे। मैं दुआएं करता रहा जब तक मैं उनसे बात करता रहा, और फिर मैंने 2 घंटे के बाद उनको कलमा भी पढ़ाया, उनका नाम भी रखा, और उसी दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत का दिन था, 3rd रोज़ा था, तीसरा रोज़ा था, उनको नाम भी फ़ातिमा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 महीने में 3 लोगों को कलमा पढ़ाया, और मुझे नहीं मालूम कि क्या बात है, अल्लाह वसाइल बना के लोगों को भेज देता है, और कोशिश करते हैं, मांगते हैं सच्चे दिल से, तो बस पढ़ा देते हैं कलमा। जिंदगी में कोई और ऐसा फिर उनको मैंने जी 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 बोले बोले बोले। मैंने खाना काबा वीडियो पे और मस्जिद नबी के अंदर मैंने रोज़ा रसूल उनको लाइव वीडियो पे भी मैंने दिखाया है। मैंने उनको कहा कि मैं जब जाऊंगा, मैं चाहता हूँ, चूंकि कलमा मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं रोज़ा रसूल और ये खाना काबा में आपको दिखाऊं। तो मैंने उनको कॉल करके उनको मैंने दिखाया है खाना काबा, और उस वक्त फिर हम आधा घंटा दोनों रोते रहे। वीडियो पे मैंने उनको पहली दफा दिखाया खाना काबा। मैंने कहा अगर आपको मैंने दिया है ना कलमा, तो मैं वो शख्स बनना चाहता हूँ जो खाना काबा भी आपको दिखाए। तो पहली नजर उनकी खाना काबा पे मेरी वजह से पड़ी। अस्सलाम वालेकुम किरण, थैंक यू सो मच। ये जी मेरी बहन आ गई है, ये भी मुझे फेसबुक पे ही मिली थी किरण, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे अगर मैंने कभी किसी को बहन, ये सवाल भी आपका आने वाला था कि कभी किसी को बहन भी बनाया कि नहीं, तो मैं तो पहले से बता। हाँ, तो ये किरण जो है जी, ये कुवैत से है, और इनको मैंने बहन बनाया है दिल से, जान से, माना भी है, फैमिली का भी आना जाना है हमारी। और ये मेरी सोशल मीडिया की बहन है, जिनको मैं बिल्कुल अपनी बहन की तरह चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, और हर चीज़ में मैं इनको सराहता हूँ। तो ये आ गई हैं जिन्होंने भी हार्ट मारा, किरण इनका नाम है। तो ये मेरी सोशल मीडिया से बहन बनी, और मेरी रियल बहन है, मैं इनको दिल से मानता हूँ बहन। इनको मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और अगर आपके साथ ये अटैच है तो मतलब ठीक बंदे के पास पहुंचे हैं। आप मेरी बहन को देख रहे हैं 1 साल से, शर्म नहीं आती? नहीं, असल इंडिया ने तो वो बंद कर दिया। असल में मेन चीज़ पता है क्या है कि इनको मैंने जिस सिचुएशन में देखा है ना, अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ फरमाए। और जी जी इंडिया के बारे में राय क्या? इनसे लेते हैं राय। ले लीजिए, वो होना चाहिए, एक बार तो होना चाहिए, या वार होना चाहिए या फिर पार होना चाहिए। ठीक हो, बीच में कभी कभी छोटा मोटा वो फायर करके क्या हो, मैं एकदम से होना चाहिए, दिखाना चाहिए कि कौन ज्यादा वो है। मेरे असल में साथ ना ये जो बाकी टीम मेंबर है ना, वो दूसरे ब्रॉड पे बैठ के आपको देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं इनसे ये पूछिए इस बारे में। अच्छा नहीं, पूछे आप उनको बोलें जो पूछना है। आज मैं हाथ लग गया हूँ, जो आपने पूछना है पूछे। आज आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, सुबह तक बैठा हुआ हूँ, कोई मसला नहीं, जो पूछना है पूछे। कोई जिंदगी में ऐसा मोमेंट कि जिस मोमेंट आपको कहते हैं यार मेरी जिंदगी का 38 इयर्स का ये ऐसा मोमेंट है कि ये मेरे लिए बड़ा प्राउडफुल मोमेंट है, मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए, और मेरी टिकटॉक की फैमिली के लिए, जो आज तक आपने शेयर नहीं किया? जिस दिन मुझे स्कॉलरशिप मिली थी ना अमेरिका की, मेरे घर एक लेटर आया था। मैंने 25 लाख लोगों में टॉप किया था NTS टेस्ट, और YouTube पे आज भी मेरी डॉक्यूमेंट्री बनी है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और मेरी IIM साइंसेज यूनिवर्सिटी ने, और YouTube पे आज भी मौजूद है, जिसमें मेरे सारे टीचर वगैरह हैं जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ये बंदा कुछ बनेगा जिंदगी में। वो 2011 के अंदर YouTube पे पोस्ट हुई है, 14 साल उसको हो गए हैं, वो आज भी YouTube पर डेट वहां पे लिखी हुई है। तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट था जिस दिन मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, और मैं सिर्फ 1400 रुपए लेके अमेरिका पढ़ने के लिए गया था, और मुझे स्टाइपेंड में 50,000 पाकिस्तानी रुपीज मिलता था। मेरी बुक्स, मेरा खाना पीना सब कुछ फ्री था, और टिकट भी एक मिलता था पाकिस्तान जाने का हर सेमेस्टर के बाद। तो मैंने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में NTS टॉप करके फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे मैंने अमेरिका से स्टडी की है, और मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। तो ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट ये था कि अमेरिकन स्कॉलरशिप का मिलना, अदरवाइज मैं आज यहाँ पे ना होता जो मैं आज हूँ। तो मैं इसलिए हमेशा
इस चीज़ को सराहता हूँ। और मैंने जब अपनी माँ बाप को बताया तो वो बहुत खुश हुए। और बहुत सिंपल से मेरे माँ बाप, सिंपल बिल्कुल। मेरे वालिद की कोई एजुकेशन नहीं, मेरी मदर ग्रेजुएट थी, मेरे अब्बू बिल्कुल स्कूल नहीं गए। तो उनके लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था, और मेरे लिए भी, कि मैं स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हूँ। 25 लाख लोगों में नाम आया था। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। तो ये इतना सब कुछ, ग्लैमर की दुनिया, फैशन की दुनिया और स्टडी, और उसके बाद ये सारे का सारा एक एनवायरनमेंट, इसके दौरान एक फ़कीर छुपा हुआ है। ये फ़कीरी तबीयत कहाँ से आई आपके पास? देखिए, फकीरी तबीयत ऐसी आई कि बचपन से गुर्बत देखी, शायरी शुरू कर दी, क्योंकि अम्मी शायरा थी, अम्मी लिखा करती थी। तो माँ के पेट से इनहेरिटेंस लिखना मिल गया था, खून में आ गया। तो मैं कभी किसी लड़की के लिए नहीं लिखता था, मैं अपनी गुर्बत पे लिखता था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, 14 साल की उम्र में मैं दुकानों पे काम करता था। तो मैं और मेरी माँ कुरान बहुत पढ़ती थी और अल्लाह का जिक्र बहुत करती थी जब मैं पेट में था। मेरी माँ की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। मेरी माँ तहज्जुद भी पढ़ती थी जब मैं माँ के पेट में था। और मैं अजान के टाइम 6 बजे पैदा हुआ, गर्मियों के टाइम था, अगस्त में। तो मेरे वालिद साहब सारी रात गिड़गिड़ा के मांगते रहे कि मेरा पहला बच्चा पैदा होने वाला है। उस वक्त अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता था, तो मुझे नेक और साले औलाद देना। तो मैं जब पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब के पास आके किसी ने बताया कि तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। तो मेरे वालिद साहब ने मस्जिद के इमाम साहब को कहा कि मैं इसका नाम क्या रखूं। उसने कहा अजान के टाइम पैदा हुआ, इसका बिलाल नाम रखो। तो मेरे इलाके के मस्जिद के इमाम साहब ने, जो 60 साल से एक नमाज कज़ा नहीं थी, जिन्होंने नमाज पढ़ाते थे, मस्जिद के इमाम थे, ज़ईफ थे, उन्होंने 80 साल की उम्र में मेरा नाम बिलाल रखा था। फिर वो नाम मोहम्मद बिलाल खान हो गया, क्योंकि अब्बू का नाम खान आता है लास्ट में, फैमिली नेम खान है। तो बिलाल नाम उन्होंने मुझे दिया। ये अजान के वक्त पैदा हुआ। और बड़ी ईद का दिन था, तो मेरी पैदाइश पे सब लोगों ने कुर्बानी की, पूरी मुस्लिम उम्मा ने कुर्बानी की। मैं बड़ी ईद के दिन पैदा हुआ, तो मेरे वालिद साहब ने मेरा अकीका भी कर दिया और कुर्बानी के बकरे भी कर दिए 2। मेरा अकीका भी कर दिया। उसके बाद फिर बचपन से ही मेरी माँ घर में फ़ज़ाइल इमाल, इशा की नमाज के बाद तालीम होती थी। और सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठता था तो कुरान लगा होता था, 6 से 7 के बीच में टीवी पे तिलावत होती थी। अच्छा। तो मैं कुरान सुन के उठता था और फ़ज़ाइल इमाल सुन के सोता था। तो शुरू से एक वो मलंगी वाली कैफियत और जो थी ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई बचपन से। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब मैं स्कूल में गया, मेरे एक दोस्त मुझे एक मिलाद की महफिल में ले गए। वहाँ पे दरूद कसरत की पढ़ो, दरूद ताज पढ़ो, दरूद इब्राहिमी पढ़ो, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर अंबिया कराम के तज़किरे वहाँ पे होते थे, उनके बारे में, औलिया कराम के बारे में बताया जाता था। वो मैंने स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया वहाँ पे। फिर तसव्वुफ सीखा, शरीयत सीखी, तरीकत सीखी। वो तमाम उलूम सीखने के बाद उन लोगों ने बहुत सी चीजें मुझे अता की। करम जो है देखें, वो मांगने से नहीं मिलता, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो आपकी निस्बत रही है, आपको पता है, मैं अगर किसी बुजुर्ग के पास जाके बैठ जाऊं, उसके घोड़े पकड़ लूं, मुझे कोई दे वो नहीं देगा। ये बिना मांगे मिलता है। जब कोई भी ऐसा शख्स जो अल्लाह के करीब होता है या अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहा होता है, वो दूसरे इंसान में जब अपना अक्स देखता है तो वो उसको कुछ अता करता है। जब हम दम करने किसी के पास जाते हैं कि हम पे दम कर दो, कभी जंबूरी लड़ जाती थी, तंबूर शंबूर लड़ जाता है, फिर वो ताला उसके ऊपर मल के जाते हैं किसी दम करवाने के लिए, या किसी और कोई बीमारी होती है, कोई यहाँ पे गले पे खारिश निकल आती है, उसका दम करने के लिए जाते हैं। तो मज़ारों पे आपने देखा होगा कि नमक वगैरह पड़ा होता है, पानी वगैरह पड़ा होता है, ठीक है, वहां पे लोग करते हैं, झाड़ू भी मारते हैं ऐसे। तो ये जितना भी इज़न होता है, इसको इज़न बोलते हैं। तो इज़न जो भी होता है वो अता किया जाता है, वो आप मांगते नहीं है, मिलता नहीं है मांगने से। तो करम बगैर मांगे मिलता है। तो एक तो ये था कि मेरी वालदा का ताल्लुक सैयद घराने से, जो मैं कभी नहीं डिस्कस करता किसी के साथ, मैं नहीं बताता, कभी कहीं जाता हूं मैं नहीं बताता। क्यों? कि दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये चीज थी। दूसरा, मैं जब अपने नाना के साथ सामने खड़ा होता था तो वो आसमान की तरफ दोनों हाथ ऐसे बुलंद करके ना दुआ करते थे,
और मेरे जो नाना जी के वालिद साहब थे, मेरे नाना बताया करते हैं कि मेरे वालिद साहब दीवार पे बैठ के दीवार को बोलते थे चलो, तो वो घोड़े की तरह चलने लगती थी। एक गांव की बात आपको मैं बता रहा हूँ, आज से 70-80 साल पहले की। इस पे आज की अकल यकीन नहीं करती। तो वो कहते हैं कि आप में जो है ना, वो अगर आपकी औलाद में नहीं आया तो आपके औलाद की औलाद में आएगा। तीसरी जो नस्ल होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ वो चीज होती है जो आप में होती है। ये मेडिकली प्रूव है। जो आपका डीएनए वो अगर आपके बेटे में नहीं है तो आपके बेटे के बेटे में होगा। जो आपका नवासा होगा उसमें आपकी तरह की कोई चीज जरूर होगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो कर्म जो है वहां से मुझे मिला है, अता किया गया है। मेरी इसमें कुछ मेरा कमाल नहीं है। लोगों का मुखलिस होना और आपके साथ जुड़ जाना, और लोगों ने आपने लोगों को अपने इन्फ्लुएंस से अपना मदाह बनाना, किसी के दिल में घर करना, ये बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में। क्योंकि देर आर सो मैनी अदर पीपल, बहुत से और लोग भी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, वहां जाए ना, लेकिन ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि दे थिंक अबाउट मी, इसका मतलब कि दे लव मी, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग दैट दे लाइक और रिलेट। तो जब एक सिगरेट पीने वाला इंसान जब सिगरेट पी रहा होता है, उसके साथ इर्द गिर्द सारे सिगरेट वाले बैठे होते हैं, बिकॉज दे लाइक द कंपनी। सो मेरी वजह से, मेरी बातों की वजह से या मेरी लाइफ स्टोरी की वजह से, देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु कैन रिलेट देमसेल्फ विद मी और विद माई लाइफ। इसलिए वो लोग मेरे पास आते हैं। या हो सकता है मैं उनकी बातें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाता हूँ, या मैं उनको सुन पाता हूँ, या मैं उनको टाइम दे पाता हूँ। ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। तसव्वुफ का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा कर्म जो है बगैर मांगे मिला है। जी, आपने तसव्वुफ का नाम लिया है यहाँ पे। तसव्वुफ किस चीज़ को कहते हैं? ये सीखा जाता है या बात की जाती है या मौलवी आशुद के चुप ना बाशद, इसको कहते देखिए हैं? तसव्वुफ सीखा नहीं जाता, तसव्वुफ पैदा होता है। मैं आपको सिर्फ इशारे से समझा सकता हूँ क्योंकि इस पे ज्यादा बात मुझे अलाउ नहीं है। ये एक दायरा है, ये तसव्वुफ है। इसके बीच में एक छोटा सा नुक्ता है जो शरीयत है। शरीयत कोड ऑफ कंडक्ट का नाम है। उससे बाहर के शेल के अंदर अगर हम निकलें तो उसको तसव्वुफ कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सी चीजें जो शरीयत में हराम है वहां हलाल हो जाती हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो हमारी ऑडियंस इस तरह की नहीं है कि वो इस चीज को समझ सके। काइंड ऑफ आपके जिस्म में स्पर्म का कतरा है, वो बाहर निकल आता है तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में लेके घूम रहे हैं तो आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, कुरान भी पढ़े, है तो बॉडी में ही ना। तो जब एक बाहर आ गया तो फिर क्यों गुस्ल वाजिब हो गया? जो बाहर आने में गुस्ल वाजिब हुआ वो शरीयत है, वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको दिया गया है। लेकिन जो जिस्म के अंदर है वो तरीकत में है। तो तरीकत है वही तसव्वुफ। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा बात गहराई में इसलिए नहीं करूंगा कि हमारी ऑडियंस में बहुत सी चीजें लोग इस पे समझ नहीं सकते, इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीज जो है शरीयत पाक अमाल के साथ और तरीकत जो है ये बातिन के साथ कनेक्टेड है। आपको नहीं लगता कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऐसे कॉल, ऐसे फेल जो आम लोगों के जहन में शरीयत का इमेज वो नहीं बना पा रहे जो सरकार दो अलैहि वसल्लम ने बना के परफॉर्म करके बताया? देखें, आप अलैहिस्सलाम जो है वो तो इंसानों की कैटेगरी में अफजल तरीन और मखलूकात की कैटेगरी में अफजल तरीन है। तो हम जो कोड ऑफ कंडक्ट अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं वो उसवा हसना से और हदीस से सीखते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो एक सफ़र किया है जिसमें वो अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए, वो शरीयत में तो नहीं आता, वो तरीक़त में भी नहीं आता, क्योंकि उनकी डायमेंशंस अलग हैं। वो डायमेंशंस हम आम इंसान। जी 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 बोले 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 बोले। आप कंप्लीट करें। नहीं, आप 40 साल का कुछ बता रहे थे। 40 साल की जिंदगी तो और 63 साल की जिंदगी आपने प्रैक्टिकल गुजारी, उसको शरीयत कहते हैं। और तरीकत जो है वो देखें, आपके के साथ कनेक्टेड है। आप अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए ना तो आपकी वालिद दुनिया से रुखसत हुए।
फिर वालदा दुनिया से रुखसत हुई। 2 साल की उम्र में तो हलीमा सादिया आ गई, आपने आपको दूध पिलाया। फिर आपके दादा ने अब्दुल मुतलिब ने आपको पाला बड़ा किया। 6 साल की उम्र में आपका सीना चाक किया गया, उसको जमजम से धोया गया जिब्राइल अमीन ने, ताकि आपके मशागिल वो ना हो जो कि मक्का के बच्चों के मशागिल हैं, खेलना कूदना, लोगों के साथ घुलना मिलना, वो सारी चीजें। तो नबी तो वो पैदाइशी थे और अजल से थे, लेकिन उनको दुनियावी एतबार से दुनिया के रंग में ढालने के लिए और दुनिया से थोड़ा सा अलग करने के लिए ये मामला सारा हुआ। उसके बाद फिर जब आप लड़कपन में आते हैं तो तिजारत में आ जाते हैं। फिर 25 साल में निकाह फरमाते हैं। फिर 25 साल में शादी होती है निकाह करने के बाद। फिर जब वो 40 साल के नहीं 39 साल के थे, 39 ईयर के थे, तो वो जहां से गुजरते हैं वहां पे पत्थर आपको कहते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। पत्थर आपको सलाम करते हैं, बादल आपके ऊपर होते हैं, जानवर आपको देख के बैठ जाते हैं, शोर जो कर रहे होते हैं जानवर वो आपको देख के खामोश हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उस चीज का सवाल को उसका जवाब तलाश करने के लिए आप जाके इबादत करते हैं, गारों में पनाह लेते हैं, क्योंकि वो एक अंदर की जो आवाज होती है वो आपको मजबूर कर रही होती है। फिर सीना चाक दोबारा होता है और फिर दिल को निकल के मुअत्तर करके धोया जाता है, क्योंकि होता तो वो दिल दुनिया में मौजूद है ना। तो दुनिया की जो रूल रेगुलेशन जो लग रही होती है, जो अभी शरीयत ने आना होता है, एक तो शरीयत इब्राहिमी है जो आप तक पहुंची है इस्माइल अलैहिस्सलाम के थ्रू, और अल्लाह ताला ने इस खासे को बिल्कुल पाक रखा है, इसमें किसी और नबी को भी नहीं भेजा इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद। और दूसरी तरफ जो है 1 लाख नबी आ गया इसहाक अलैहिस्सलाम से, ठीक है। तो इस वक्त जब आपके दिल को मुअत्तर किया जाता तो अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि अगर मैं कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल करता तो वो पाश पाश हो जाता, लेकिन ऐ मोहम्मद हमने इसको तुम्हारे दिल पे नाजिल किया क्योंकि हमने तुम्हारे दिल को समझा कि ये इस काबिल है कि इसके ऊपर कुरान कलाम इलाही नाजिल किया जाए। तो आप अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक को दोबारा से धोया जिब्राइल अमीन ने और उसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ। और कुरान नाजिल भी ऐसे हुआ कि अल्लाह ने गिवन सर्कमस्टांसेस को क्रिएट किया। रसूलुल्लाह कुछ करते थे तो कुरान आ जाता था, आयशा रजी ताला अन्हा की गोद में होते थे तो कुरान आ जाता था, अपने हुजरे में तशरीफ फरमाते कुरान आ जाता था, अजवाज के पास जाते थे कुरान आ जाता था, साहबा के पास जाते थे कुरान आ जाता था। शुरू में तो वो जाते रहे हैं ऊपर, लेकिन बाद में जिब्राइल अमीन का शुरू हुआ है तो वो इतना आना शुरू है। उस वक्त ये सारी चीजें जो चल रही थी जो आप अलैहिस्सलाम कर रहे थे उसका नाम शरीयत है। लेकिन उससे पहले आप तरीकत की जिंदगी पे रह रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अलैहिस्सलाम सोहबत करते होंगे हज़रत खदीजतुल ज़हरा रज़ी ताला अन्हा के साथ, तो क्या 3 फराइज के साथ गुस्ल करते थे? नहीं, क्योंकि तरीकत पे थे, शरीयत आई नहीं थी ना। लेकिन ये जो समझ आ रही है? 40 साल में नबी अलैहिस्सलाम के पास जो जिब्राइल आए थे वो 6000 मरतबा आपके पास, आपकी 6776 मरतबा हदीस में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल ने चक्कर लगाया। और आपने, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हज़रत खदीजा के साथ हम बिस्तरी के मामलात थे उसमें आप जनाबत की हालत में रहें। आप पे गुस्ल, आपके सारे मामलात दीन इब्राहिमी पे मौजूद थे। तो दीन इब्राहिमी पे आपके सारे मामलात तो मौजूद थे, लेकिन मक्का के अंदर उस वक्त अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी कोई नहीं करता था, क्योंकि रवाज ये था कि जितने भी उस वक्त मक्का के सरदार थे उन्होंने मल्टीपल वाइफ्स और लोंडियां और बांदियां रखी होती थी, और ये स्टेटस को था। आपने तो पहले इस चीज को ब्रेक किया। दीन इब्राहिमी पे तो आप थे, लेकिन शरीयत का कानून उस वक्त ये नहीं आया था कि ये गुस्ल ऐसे करना है, कुल्ली ऐसे करनी है, वुजू ऐसे करना है, नमाज ऐसे पढ़नी है, तहारत ऐसे करनी है। ये सारी चीजें बाद में इस्लाम में आई हैं, जिसको हमने शरीयत का नाम दिया है। लेकिन वो उससे पहले जो चीजें चल रही थी वो दीन इब्राहिमी पे चल रही थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे? नहीं, वो तो नहीं पढ़ते थे 5 वक्त की नमाज। उनका तो तरीका ही और था इबादत करने का।
फिर कुरान उन्होंने नहीं पढ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो कुरान नहीं पढ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे भी किताब आई है और उनकी जुबान सुरियानी थी, तो सुरियानी जुबान में किताब आई है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कोड ऑफ कंडक्ट का अल्लाह ने बताया कि सब अब पुरानी किताबें मैं खत्म करके कुरान शरीफ को कयामत तक के लिए, इस जनरेशन के लिए, इस दौर के लिए जो मैं देने लगा हूं, वो कुरान शरीफ है और हदीस है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल काम करके दिखाए हैं, उसको शरीयत मुहम्मदी का नाम दिया। वो शरीयत हमारे लिए बनी है। उससे पहले जितनी चीजें थी वो शरीयत में नहीं थी, वो तरीकत में थी। तो आप उस वक्त तरीकत, आप 23 साल जिंदगी को प्रेफरेंस जी करेंगे बोले। या 63 साल जिंदगी को प्रेफरेंस करेंगे? मेरे नबी की जो 63 साल जिंदगी है ना, वो सारी नबी की जिंदगी है, पैदाइश से लेके दुनिया से जाने तक। और मेरी नजर में आप अलैहिस्सलाम अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, जन्नत के टुकड़े में मौजूद हैं, जिसको मदीना कहते हैं। मैं इस दफा जब गया हूं, मैंने मदीना में वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इश्क के लिए खुदा ने कायनात को पैदा किया और वो अपनी कब्र मुबारक में जो है वो मौजूद ना हो? ज़ाहिरी तौर पे नहीं है, बातिनी तौर पे तो है ना। वो हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें बुलाते हैं, हम उनके सामने जाते हैं। जैसे हम जालियों के पार देख रहे होते हैं, वहां से वो भी हमें देख रहे होते हैं। कैफियत की बात है कि आप फील कैसे करते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब मक्का से आपको निकाल दिया गया और आपने हिजरत की और आप आए मदीना, यसरब, उस वक्त यसरब कहते थे इसको, यत्रब कहते थे उस वक्त, आप ताइफ क्यों नहीं गए? गए, बच्चों ने पत्थर मारे। आप खुबर क्यों नहीं गए? आप दमाम क्यों नहीं गए? आप खैबर क्यों नहीं गए? आप तबूक क्यों नहीं गए? आप अबाहा क्यों नहीं गए? आप अलूला क्यों नहीं गए? आप यहाँ क्यों आए? आप चाहते इसराइल भी जा सकते थे ना। आप चाहते तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां से आए थे इराक भी जा सकते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां से आए थे वहां भी जा सकते थे। आप मदीना क्यों गए? क्योंकि मदीना के शहर में आपको बुलाया, अल्लाह ने आपको वही में बताया कि मदीना जा, तो आप मदीना गए। मदीना ने आपको वेलकम किया, मदीना के लोगों ने और मदीना के यहूदियों ने आपको वेलकम किया। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जो मदीना की सरजमीन है, टेरिटरी है, ये इस दुनिया का हिस्सा है। ये वो कायनात का हिस्सा है जहां पे जन्नत मौजूद होगी। अगर दुनिया में आप अलैहिस्सलाम को मदीना में अल्लाह ताला ने रखा है, इसका मतलब यह है कि आखिरत में भी यही जगह होगी जो जन्नत में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि आप सिर्फ वहां पे खुद मौजूद नहीं है, आपकी आल औलाद सामने जन्नतुल बकी में आपके कदमों में है। 10,000 साहबा वहां पे मौजूद है, अशरा मुबशरा वहां पे मौजूद है, आपकी बेटियां वहां पे मौजूद हैं और खुलफाए राशिदीन आपके कदमों में आपके साथ मौजूद है। और ईसा इब्ने मरियम जिन्होंने दुआ की, वो भी जब आएंगे तो वहीं पे दफन होंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दुनिया का हिस्सा हो? मदीना दुनिया का हिस्सा नहीं है। अहम खान इस दफा जन्नत का फेरा लगा के आया है। मदीना दुनिया के लिए वो मदीना है, लेकिन मेरे लिए वो जन्नत का टुकड़ा है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के पांव वहां पे लगे हैं, वहां पे वो 6 अजवाज का घर वहां पे था, खैमा वहां पे था, उमर रजी ताला का घर वहां पे था, उस्मान रजी ताला का घर वहां पे था, अली का घर वहां पे था। जब बेटी ब्याही तो अपने घर के साथ उजरे में जगह उसको मिली। तो ये सारी की सारी जो टेरिटरी मदीना की है, ये जन्नत की है और इस दफा मैंने उसको खुद एक्सपीरियंस किया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस दफा जन्नत का टुकड़ा जो है मदीना, उसका पूरा सफर करके घूम फिर के मैं वापस आया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए। अभी आपने एक बाकी दायरा आप अलैहिस्सलाम की जो 63 साल की जिंदगी है, अभी आपने एक दायरा बताया, उसके अंदर एक नुक्ता लगाया। आपके नजदीक तरीकत शरीयत का तवाफ करती है, शरीयत तरीकत का तवाफ करती है? उमर आपकी बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा है कि आपने एक दायरा लगाया हाथ पे और दरमियान में बताया कि ये शरीयत है और बाकी तरीकत है। आपकी नजर में तरीकत शरीयत का तवाफ कर रही है या शरीयत तरीकत का तवाफ करती है? तरीकत शरीयत का तवाफ कर रही है। दायरा जो है वो पॉइंट का तवाफ करता है ना, पॉइंट दायरे का तवाफ तो नहीं करता। हम काबा का तवाफ करते हैं, काबा हमारा तवाफ तो नहीं करता ना। सेंटर जो है ना, जो सेंटर है शरीयत है, उसका तवाफ कर रही है। क्यों तवाफ कर रही है? क्योंकि तरीकत तमाम अंबिया कराम में मौजूद थी।
लेकिन शरीयत जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, तो उनकी जिंदगी है, उनका कोड बनाया गया है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इस पे अमल करना है, ब्रॉडर वे में नहीं अमल करना। नूह अलैहिस्सलाम को मानना है, उसकी किताब की चीजों को जो है उस पे मान लाना है, अमल नहीं करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को मानना है जो मैंने करके दिखाई है, लेकिन उस सारी चीजों को किताबें पे अमल नहीं करना। कम अमल तुमने कुरान पे करना है। तो कुरान हदीस जो है वही हमारे लिए घर पे आखिर है। यानी मतलब ये है कि ये जो शरीयत है, तरीकत तवाफ कर रही है, तो शरीयत मजबूत होगी तो तरीकत की तरफ हम जा सकेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट के प्लेयर क्या करते हैं, पहले पावर प्ले होता है ना, फिर दायरा खुल जाता है। पहले शरीयत सीखेंगे तो दायरा खुलेगा ना। अब मैं पावर प्ले में खेल रहा हूँ, 5 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी अंदर लिए हुए हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता खेल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पावर प्ले खुलेगा तो फिर तो तरीकत को जानने के लिए आपकी तीसरी आंख का खुलना बहुत जरूरी है। वो तभी खुलेगी जब आप बेसिक अहकाम पूरे कर रहे हैं। आप बेसिक जो हमें नबी अलैहिस्सलाम ने तौर तरीके सिखाए हैं वो जब आप पूरे करेंगे तो आप तरीकत की तरफ जाएंगे। अगर आप शरीयत में नहीं पूरे उतर रहे तो आप तरीकत में कैसे जाएंगे? आप तरीकत में नहीं जा सकते। यू नीड टू कंप्लीट दैट फर्स्ट पार्ट जो नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, वो सीखने के बाद आप तरीकत की तरफ जाएंगे। शरीयत को सीखना बहुत जरूरी है, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। किस शख्सियत से मुतासिर हैं आप, सूफीज़म में या असातिज़ा में? मेरे लिए मेरा माँ, बाप, बहन, भाई, औलाद आने वाली सबसे ज्यादा एक ही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता। मैं आशिक रसूल हूँ। मैं अब मेरा इश्क उनसे है जिनका इश्क अल्लाह ने जिसे इश्क किया मैं उसको अपना इश्क मानता हूँ। उनके ऊपर सब कुर्बान है। बस उनसे मोहब्बत है, उनसे उल्फत है, उन्हीं को मानता हूँ, उन्हीं को पढ़ता हूँ, उन्हीं को सुनता हूँ, उनको कंसीडर करता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अगर टाइम ट्रैवल करूँ, मैं पास्ट में चला जाऊँ, ग़ज़वे बदर में, मुझे अल्लाह ताला कहे ना कि तुझे क्या चाहिए, तू एक विश मांग बस, तो मैं कहूँगा मैं बदर के मैदान में जाके आप अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा हो जाऊँ और शहीद हो जाऊँ। क्योंकि कहानी वहीं से स्टार्ट होती है ना, दीन उधर से स्टार्ट हुआ है। तो ग़ज़वे बदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ इस्लाम। 313 सहाबी हैं, आप अलैहिस्सलाम हैं। अब आगे का पता नहीं है कि क्या होगा। और सोचें 1000 मलाइका, जिबले मलाइका पे उतरते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। हम तो इस चीज को फिल्म बंद भी नहीं कर सकते कि कैसे उठा के उनको फेंका होगा फरिश्तों ने। आप इमेजिन करें ना 1 मिनट के लिए। तो मैंने ये सोचा है कि अब ये तो हो नहीं सकता, मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे तो जा नहीं सकता, मेरे पास इतना इल्म भी नहीं है और ना ये मेरे लिए पॉसिबल है। तो मैंने ये सोचा है कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा इंशाअल्लाह, तो मैं आप अलैहिस्सलाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह मुझे जन्नत में कुछ अता ना करें, लेकिन मुझे जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को जब क्रिएट किया था ना, तब से लेके तो आखिरी जब क़यामत आई है तब तक प्रोजेक्टर पे जरा सब कुछ दिखा दे जरा, कि जिब्रील अमीन कैसे आ रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूफान कैसे चल रहा है। एक फिल्म जरा दिखा देना मुझे बड़ी स्क्रीन पे, जन्नतियों के साथ बैठ के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम जो है जंग में है तो क्या हालात हैं, और जब आप पैदा होते हैं तो कैसा नूर होता है, और फिर जब गज़वात हैं तो क्या हो रहा है, और जब याकूब अलैहिस्सलाम को मछली जो है, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निकली है तो कैसे निकल गई है, और फिर आपने वो आयत कैसे अता की है। तो मैं वो सारा कुछ अपनी आंखों से ज़ाहिरी तौर पे सामने देखना चाहता हूँ। तो मैं ये दुआ अल्लाह से करूँगा कि जन्नत में जब मैं जाऊँ तो मैं ये सारा कुछ अपने नज़रों के सामने से देखूँ। इसकी फैंटेसी है मुझे। टाइम ट्रैवल की अभी आपने बात की, आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कुरान में जिक्र आया है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मैंने आप अलैहिस्सलाम को मिराज का सफ़र करवाया है, और मैं उनको वहाँ से, अल्लाह ताला मक्का से उठा के सीधा भी लेके जा सकते थे ना, तो मक्का से ट्रैवल करवा के फिर क्यों लेके गए बैतुल मक़दस, और बैतुल मक़दस से फिर क्यों ऊपर लेके गए।
और फिर जब वो वापस आते हैं तो वो कुंडी हिल रही होती है। तो टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल है, और ये सिर्फ हिस्ट्री में एक दफा तो नहीं है, तो कई दफा टाइम ट्रेवल हो चुका है। ये भी तो टाइम ट्रेवल है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और जिब्राइल अमीन आके उनसे कलाम कर रहे हैं, तो वक्त तो रुका हुआ है, लेकिन जिब्राइल अमीन जा रहे हैं वहां पे, आग में जा रहे हैं, नमरूद ने जब आग में फेंका था ना, तो टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल है। तो बहुत सी हिस्ट्री हम कर सकते हैं अगर हमारे पास बाबल वाला इल्म आ जाए तो। लेकिन आइंस्टाइन ने तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई है उसमें तो कहता है वी कैन ट्रैवल एनी टाइम एनीवेयर। आइंस्टाइन भी तो बाबा बोल के थ्योरी में गया और ना, प्रैक्टिकल में फर्क होता है ना। जब लेकिन आप वो एक खास सेंसेस बता रहा होता है कि एक इंसान जिस टाइम तन्हाई में इबादत करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 5G के दौर में हैं, अभी मैं दुबई में रह रहा हूँ, यहाँ पे 5G चलता है। 4G के बाद 5G की फ्रीक्वेंसी जैसे ही कनेक्ट होती है तो हम लोग उस चीज को कैच कर लेते हैं। तो सेम इंसान की जिस टाइम रूह है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जिस टाइम टच करती जाती है उस फ्रीक्वेंसी पे आती जाती है, तो आते 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 एकदम से हम लोग उस चीज को टच नहीं कर सकते कि हम टाइम ट्रेवल में उसी वक्त मूव कर सकते हैं। अगर काफिर मेरे की बाबा एक ये अगर एक मेरे काफिर बाबा जी एक बात कहते थे, आपको अभी सारा इस चीज का जो आपने बताया, मेरे बाबा जी एक बात करते थे जिनके साथ मैं बैठता था, वो कहते थे आप अल्लाहू अल्लाहू करते रहे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, एक वक्त आएगा आपके मुंह से निकल जाएगा अल्लाहू। हम्म, ठीक है, हम्म, सुनने वाले कहेगा ये काफिर हो गया। अनल हक, हाँ, लेकिन आप जो है उस मयार पे पहुंच जाते हो, उस जगह पे पहुंच जाते हो जहां पे आपका एक अंडरस्टैंडिंग विद योर क्रिएटर क्रिएट हो जाती है। सो टाइम ट्रेवल आज के दौर में भी पॉसिबल है, लेकिन हमारी मेरी और आपकी ये कैपेसिटी नहीं है कि हम वो कर सकें, क्योंकि हम उस मंजिल तक पहुंचे ही नहीं है। हमें उस मंजिल तक पहुंचेंगे ना जब, तो हमारे ऊपर बहुत सी चीजें ऐसी खुल जाएंगी जो फिर हमारे मुंह पे ये लग जाएगा जिप। और आप और मैं किसी जंगल, किसी पहाड़ पे, किसी दरख्त के नीचे या किसी पहाड़ के अंदर पत्थर के ऊपर हम बैठे होंगे, फिर हमें पता नहीं होगा कि हमारा खाना पीना कौन पूरा करता है। फिर हम दुनिया के लिए मलंग होंगे और हमें कौन पाल रहा होगा? वही पाल रहा होगा हमें जो पत्थर के अंदर सीप को भी जो है वो कीड़े को जो है वो खुराक देता है, और समंदर के नीचे जो है मछलियों को खिलाता है, डिफरेंट टेम्परेचर रखता है, समुद्रों की चांद की गर्दिश के साथ और सूरज की गर्दिश के साथ तुगयानियां समुद्रों में लेके आता है, वो हमें पाल रहा होगा। लेकिन हमारी, मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग वो है नहीं, हमारा वो इल्म नहीं है। और इस इल्म को हासिल करने के लिए हम अगर आज के दौर में वो करने की कोशिश भी करें तो उस लेवल तक हम पहुंच नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। एक लफ्ज हम जो यूज होता है कि हम जो सूफीज़्म से कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं, जितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं ना टिकटॉक पे, तो हम इसी इधर तक ही हैं, इससे आगे नहीं है। इससे आगे गए तो हम खुद को भूल जाएंगे, दुनिया तो छोड़ें, हम अपने आप को भूल जाएंगे, अपने आप से निकल जाएंगे। तो जितना अता है बस उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तलाश है, हो सकता है 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की उम्र में मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो 4 बकरियां रखी हूँ, एक फार्म हाउस हो, वहां पे बैठा हूँ और नीचे लोग बैठे और बस अल्लाह रसूल की बात करूं। बस हो सकता है मेरा खात्मा कुछ और तरह से हो, मेरा स्टार्ट कुछ और हुआ, खात्मा कुछ और हो। रास्ते में मैंने बहुत से मंजिलें तय की, दुनिया देख के अल्लाह को तलाश किया, मस्जिद में अल्लाह को तलाश नहीं किया, लोगों से मिल के, दुनिया का सफर करके लोगों को मैंने खुदा को तलाश किया, अल्लाह की वहदानियत को मैंने वहां ढूंढा, मस्जिदों में नहीं ढूंढा। बहुत से लोग देखने मिलती है। बहुत से लोग सूफीज़म में वहदतुल वजूद के कायल हैं, वहदतुल शहूद के कायल हैं। वजूद बारी ताला के बारे में या वजूद के बारे में अगर मैं एक मुख्तसर सा और आखिरी एक सवाल रखना चाहूँ कि खुदा का वजूद जगह जगह पर हमें मिल सकता है, मौजूदगी उसकी मिल सकती है। खुदा का वजूद तो आपके अंदर वजूद है। अल्लाह ताला ने अपने नूर को खुद से अलग किया है और रूह को बना दिया है, और रूह को बिल्कुल पाक बना दिया है, और वो फिर उस रूह को रहने के लिए मस्कन जिस्म अता किया, क्योंकि रूह अकेली नहीं रह सकती थी। केला बना है तो केले के लिए छिलका बना है, केला छिलके में रहता है, केला वैसे लग जाए उसको परिंदा खा जाता है। तो केले को रहने के लिए छिलके की जैसे जरूरत है, ऐसे रूह को रहने के लिए भी जिस्म की जरूरत थी। अब जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ एनर्जीज हैं, वो आके
उसको जिस्म रूह को प्रोटेक्ट करता है। शयातीन हैं, वसवसे हैं, बहुत सी दुनियावी मामलात हैं, चीजें हैं, वो आपके जिस्म के ऊपर आके अटैक करती हैं, तो जिस्म उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रूह तक नहीं पहुंचने देता। तो हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है वो अल्लाह ताला का खासा है, उसको अल्लाह ताला ने खुद से जुदा करके आपके जिस्म में डाला है। तो आप वहदानियत की जब बात करते हैं तो खुदा तो आपके अंदर मौजूद है, तो वो हर जगह मौजूद है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। ठीक है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको ना कर बुतों में, जो है बदलती हुई रुतों में। जो खानाए लाशऊर में, ये खाना लाशऊर नॉर्मल एक कैफियत में शायर ने, नासिर काज़मी ने लिख दिया है, जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है। ये लाशऊर क्या है? इसको सिर्फ आप बैठे ना एक्सप्लेन करना खाना लाशऊर को, तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। तो खाना लाशऊर में जो जगमगा रहा है वही खुदा है। खाना लाशऊर के अंदर क्या है? आपका पूरा नर्व सिस्टम है, जो आपके ब्रेन से लेके आपकी पूरी बॉडी तक चलता है, जो सिग्नल देता है। वो सिग्नल कैसे जाते हैं? जिस्म में हमा वक्त धमाके होते हैं। आप एक बुरकी लेते हैं, एक नवाला लेते हैं, वो पूरे प्रोसेस से अंदर जाता है, उसको फाड़ता है फिर जिस्म। फिर उसमें से आपने जो विटामिन लिए होते हैं, उसमें विटामिन ए बी सी के अंदर कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जो सारी जगहों पे अलग अलग होते हैं। फिर आपकी आंख को विटामिन ई चाहिए, आपके ब्रेन को विटामिन डी चाहिए, आपकी स्किन को विटामिन डी चाहिए, आपके नोज को विटामिन ए चाहिए। ये कौन धमाकों के जरिए अलग करके फिर इनको, कौन है? वो खाने लाशऊर में जो खुदा बैठा हुआ है, वही तो ये सारा चीजें कर रहा है। आप बाजार से कभी कैप्सूल लिए जिसमें विटामिन ए से जी तक होता है? सारे विटामिन ए की गोली में होते हैं। जब हम खा लेते हैं, अंदर अलग अलग कौन करता है? आंखों को कौन देता है? दिमाग को कौन देता है? स्किन को कौन देता है? पैरों को कौन देता है? नाखूनों को कौन देता है? बालों को कौन देता है? खाने लाशऊर में जो बैठा है वो देता है। उसने फरिश्ते अंदर लगाए हुए। हमने तो करामन कातिबीन का सुना हुआ ना, किधर बैठा है किधर बैठा है। हमने तो वो जो आप अभी बात कर रहे थे ना, कि जो नेक्स्ट लेवल की जो मैं बात करता हूँ, वो जो अंदर फरिश्ते मौजूद है, वो तो मालूम ही नहीं है। जो खून से पानी को अलग करते हैं, जो खून से पेशाब को अलग करते हैं, जो खून से स्पर्म को अलग करते हैं, जो हड्डी के मादे को अलग करते हैं, खून को अलग करते हैं, जो आपकी नसों के अंदर ऑक्सीजन को एक एक खुलिये तक पहुंचाते हैं। 100 ट्रिलियन हैं खुलिये जिस्म के अंदर। हर खुलिये में ऑक्सीजन जितनी मिकदार में चाहिए वो ब्रेन को जा रहा है, ब्रेन उस क्वांटिटी को पहुंचा रहा है। ये है वो खुदा जो खाने लाशऊर में बैठा हुआ है, जो आपके शऊर को उजागर करता है। तो वो शायर ने कह दिया कि जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। तो खुदा आपके अंदर मौजूद है, आपके सर से लेके आपके पांव तक सब खुदा नजर आता है। शायर कहता नहीं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, कहते काफर हो गए जी। वो शायर ने किस मजाज में लिखा है? तुझ में रब दिखता है। उसने ये नहीं कहा कि तू रब है, उसने कहा तुझ में रब दिखता है। जब तुझे मैं देखता हूँ, तेरी आंख देखता हूँ, रब दिखता है, नाक देखता हूँ, रब दिखता है, तू सांस लेती है, रब दिखता है, पानी पीती है, यहाँ से जाता है, तुझ में रब दिखता है, किसी ने तुझे पैदा किया है। तो हम जब उस गाने को सुनते हैं, कहते हैं यार ये तो काफिर हो गया। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो जब आप सजदे में जाते हैं, जब आप खुदा को तलाश करते हैं, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको अल्लाह ने खुद मुंतखब किया है कि मैं इंसान को चाहता हूं कि वो अपने नाक और अपने माथे को लगाए। अगर आपने इजिप्शियन मैथोलॉजी पढ़ी है, मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ी कि नहीं, इजिप्शियन मैथोलॉजी में जब आप इजिप्ट में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे अबुल होल का मुजस्मा भी वो सजदा ऐसे करते थे। का ये सजदा नहीं था, ये उनका सजदा ये था, वो अपनी चिन को जमीन पे लगाते थे ऐसे और दोनों हाथ ऐसे रखते थे। अबुल होल का मुजस्मा जाके देखें मिस्र के अंदर, तो आपको जो पिरामिड्स हैं फेरो के, उसके सामने जो मुजस्मा है वो आपको ऐसा मिलेगा। उसने चूड़ियां पहनी हुई हैं, हाथ ऐसे रखे हुए हैं, शेर की तरह मुंह ऐसे रखा हुआ है। लेकिन हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये किया कि मुझे जो सजदा चाहिए ना, वो ये नहीं चाहिए। ये तुम अपने बादशाहों को करते थे। अल्लाह ताला ने खुद को मुमताज करने के लिए वो सजदा भी एक्सेप्ट नहीं किया। अल्लाह ने कहा सजदा वो जो सर से
सर से निकले सजदा, और हम अपना नाक और अपना सर लगा के सजदा करते हैं खुदा को। अभी इस वक्त जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ ना, वहाँ पे मैं सारी रात भी बोलूँ और सारी रात आपने भी छड़े रहना, तो वापस आते हैं। टिकटॉक पे फेवरेट होस्ट कौन है आपका? मेरा टिकटॉक का फेवरेट होस्ट कोई भी नहीं है। क्या वजह? वजह ये है कि मैंने आज तक जितने लोगों को देखा है या सुना है, उनमें से कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो कुरान की उर्दू ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, जो किसी गोरे के साथ बैठ के बात कर सके, जो किसी फॉरेनर को सेटिस्फाई कर सके, जो दीन की बात कर सके, जो साइकोलॉजी पे बात कर सके, जो सोसाइटी पे बात कर सके, सोशोलॉजी पे कर सके, जो मैथोलॉजी पे बात कर सके, जो किसी हिस्ट्री के बारे में जानता हो। मैंने तो कोई होस्ट ऐसा नहीं देखा। मुझे कोई पूरे टिकटॉक पे ऐसा होस्ट आज तक नहीं मिला कि अगर एक फॉरेनर आकर उसको बोल दे, चैलेंज कर दे कि चलो यार तुम्हारा दीन चैलेंज है, तू मुझे कन्वेंस कर, और वो कन्वेंस कर। मैंने नहीं आज तक ऐसा होस्ट देखा, इसलिए मेरा कोई भी फेवरेट होस्ट टिकटॉक के ऊपर मौजूद नहीं है। देयर इज अ बिग रूम ऑन टिकटॉक एंड लेकिन कोई फीमेल होस्ट? कोई नहीं है, फीमेल होस्ट भी नहीं है, कोई नहीं है। मैं किसी होस्ट को होस्ट कहता ही नहीं हूँ। डबल टैप करें, फॉलो बैक करें, फॉलो करें, ये करें, वो कर चुके हैं, गैलरी में करें, ये वाला जो, ये कोई होस्टिंग तो नहीं है भाई। होस्टिंग तो वो है कि आप जब बात करो तो नीचे लोग बोले क्या बात की है यार, इसके पास बैठते हैं, आपके इन्फ्लुएंस से लोग आपको पसंद करें। होस्टिंग वो है। ये तो होस्टिंग नहीं है कि मैं वो जो है क्या नाम है उसका, मूसा वाला के गाने लगा दूं और मैं कहूँ मैं होस्ट हूँ। ये तो होस्टिंग नहीं है ना भाई। सिद्धू मूसा वाला के मैं गाने लगाऊं और मैं बोलूँ चलो जी स्टार्ट जो। यानी आपकी नजर होस्टिंग समथिंग एल्स, कि अभी क्या हो रहा है उससे हटके। होस्टिंग creating a value in the society, giving information. You need to be educated to educate people. If you are not educated, how are you going to educate people? आप नहीं कर सकते। You need to be multitasker, entertainer. जब कोई डांस की बात आए तो बंदा डांस करे, दीन की बात आए तो दीन पे बात करे, वो मुसलमान के साथ बात करे, पता चले। कोई भी बंदा जब बात करे ना किसी के बारे में, उसकी बात में दम होना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के बात करे, शर्मा के बात नहीं करे, कॉन्फिडेंस लेवल उसमें होना चाहिए। चाहे दुनिया का कोई इंसान उसके सामने बैठा हो, चाहे वो नूरा फतेही बैठी हो, चाहे वो मौलाना तारिक जमील साहब बैठे हो, वो बैठ के बात करे कि जी आ जाओ मैदान में, और लोगों को एंटरटेन करना जानता, लोगों के सेंटिमेंट्स को उसको पता हो कि मेरे पास अगर एक क्रिश्चियन बैठा है मैंने क्या बात करनी है, मेरे पास यहूदी बैठा है मैंने क्या बात करनी है। ऐसी तितरियां ना मारता हो कि वो किसी गैर मजहब को जो है वो ऐसी बात कर दे कि उसको नाराज कर दे। हमने कॉमन बात करनी, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कॉमन चीजों पे बात करनी है, और हर मजहब की अपनी एक सेंटिमेंट्स हैं। हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि हमसे कोई गैर मजहब जो है नाराज हो जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। आखिर पर कुछ सवाल करते हैं। कोई एक चीज जो आप अपनी जिंदगी में इतना सारा ट्रैक रिकॉर्ड, इतना सारा पॉजिटिविटी, इतना बड़ा ग्रुप, इतने बड़े मेंबर्स रखने के बाद, कोई एक चीज जो आप अभी सीखना चाह रहे हैं? जो सीखना चाहता हूँ, गुस्से पे काबू पाना। आप भी गुस्सा करते हैं? जी जी करता हूँ। मैं तो अगले बंदे को ब्राड पे बुला के गुस्सा करता हूँ। मैं तो लोगों को जमा करके 5-6 बस गुस्सा पे काबू पाना सीखना है। काफी हद तक काबू पाया भी है, लेकिन गुस्से पे काबू पाना सीखना चाहता हूँ। और खुद से लोगों को जब जुदा होते देखता हूँ तो बहुत दुख होता है, तो उस चीज को फिक्स करना चाहता हूँ। बहुत से लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करके छोड़ के चले जाते हैं जो टिकटॉक पे बहुत हुआ है मेरे साथ। हालांकि मेरी इंटेंशंस कभी किसी को छोड़ने की नहीं होती। मैं ये फिक्स करना चाहता हूँ कि मैं लोगों को अपने साथ जोड़ के रखूं। सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे ना होते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मेरे सामने अगर कोई बात हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ
और उमर आपके पास कोई बंदा बैठ के बात कर रहा है और वो बंदा मुझसे नाराज हो जाता है इसलिए कि उमर मेरे साथ बैठता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्योंकि ये जो लाइव चल रहा है ना सेशन, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है कि एम खान के मुंह से अभी क्या निकलेगा। एग्जैक्टली। तो ये नहीं करना चाहिए कि आप चूंकि मेरे दोस्त हैं तो मेरा तीसरा दोस्त ये बात करे कि उमर ने ये बात की तो तुमसे नाराज हूं मैं। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मैं किसी को ना कंट्रोल कर सकता हूं, मेरा भाई है, मेरा बाप है, जो भी है, मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है उस पर। मेरा इन्फ्लुएंस सिर्फ मेरी अपनी ज़ात पे है। मैं अपना जवाब दे, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि मैं लोगों को जोड़ के रखूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है उनको ख़त्म करूँ। क्योंकि मैं प्यार करने के लिए इस मीडियम पे, सोशल मीडिया पे आया हूँ। मैं यहाँ पे हेट फैलाने, लोगों में नफरतें फैलाने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ किसी की गलती नहीं भी होती, कसम खुदा की मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं मांगता हूँ लाइव पे सबसे, मेरी गलती नहीं भी होती, उसकी सिर्फ एक उसकी एग्जाम्पल होती है। मैं क्यों मांगता हूं? इसलिए कि मैं अच्छे लोगों को लूज नहीं करना चाहता। देखो, ताल्लुक बहुत मुश्किल से बनता है किसी के साथ अच्छा, बिगड़ते वक्त 1 सेकंड नहीं लगता। मैं हर वक्त मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुम लोगों को क्यों, अपने आप को छोटा क्यों कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ खैर है, कोई बात नहीं है। वी नीड टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, वी नीड टू क्रिएट द इम्पैक्ट हियर। हमने टिकटॉक पे रहना है, आज मेरी आपके साथ किसी बात पे तू मैं हो जाए, तो क्या मैं किसी ब्रॉड पे बैठा हूँ, आप मुझे नजर नहीं आओगे? आप नजर आओगे क्योंकि आप भी इधर ही हो, मैं भी इधर ही हूँ। तो हमने एक दूसरे को इतना गंदा नहीं करना कि कल को उमर को फेस ना कर सकूं मैं। बस हम बैठे हैं ना एक जगह, तो हमें चाहिए कि हम ताल्लुक अच्छा रखें, जहां जाएं एक दूसरे के साथ प्यार वाला ताल्लुक, और आपस में इतना इत्तेफाक और मोहब्बत हो कि बाहर का कोई बंदा आके आपको तोड़ ना सके, आपके बारे में कोई बात ना कर सके। ये वाली यूनिटी एम खान बनाने के लिए यहाँ पे आया है। अपनी पर्सनल चीजों को, अपनी मोहब्बतों को, अपनी जंगों को, अपनी लोगों के साथ नफरतों को साइड पे रख के एम खान की ब्रॉड पे आओ, मुझसे मोहब्बत ले जाओ। बस एक चीज जो आपने लोगों से सीखी है, एक चीज जो मैंने लोगों से सीखी है, लोगों से मैंने यार यकीयां बड़ी सीखी हैं। ओके। तो मैं मतलब साफ बंदा हूँ, साफ बात करूंगा, ठीक है? जो मेरे मुंह में आता है, जो दिल में होता है, मैं बोल देता हूँ। लोगों से मैंने यार बहुत सी चीजें सीखी हैं, अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है। हर बंदा सेम नहीं होता उमर, हर बंदा वैसा नहीं होता जैसा वो दिख रहा होता है। हर बंदा एजुकेटेड नहीं होता, हर बंदा स्ट्रेस नहीं ले सकता, हर बंदा गुस्से को नहीं कम्पीट कर सकता, हर बंदा हर वक्त सच नहीं बोल सकता। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को ढाल के डिफरेंट हो जाते हैं। तो मैंने ये लोगों से सीखा है, और ये सीखा है लोगों से कि आप जब किसी से कुछ भी आपको चाहिए, आप उनको बोल दें कि मुझे आपसे ये चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ये मैंने लोगों से सीखा है कि नेवर 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 एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। ये सीखा है। जिंदगी में अगर कभी आपको अल्लाह ताला दोबारा पैदा होने का मौका दे, कौन सी फीमेल टिकटॉकर बनना पसंद करेंगे? यार मैं कह रहा हूँ टिकटॉकर मैं देखता ही नहीं हूँ फीमेल्स को, तो मैं किसी भी मैं टिकटॉक पे जब आता हूँ मैं खुद होता हूँ, मैं किसी को नहीं देखता। मैं इतना जिंदगी में अगर दोबारा पैदा होने का मौका मिले तो कौन सी फीमेल एक्ट्रेस पैदा होने का विश करेंगे आप, नोरा फतेह को छोड़ कर? यार मैं तो फीमेल एक्ट्रेस तो नहीं बनूंगा, इसलिए कि मुझे कास्टिंग काउच का कोई शौक नहीं है, पता नहीं कौन किधर ले जाएगा मुझे। तो मैं फीमेल बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं मेल ही बनूंगा। अगर मैं बना, फीमेल नहीं बनूंगा। हाँ, हर मेल में एक फीमेल होती है, इस बात का आपको पता है? पता है आपको? आज मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, ये आपको नहीं पता होगा। गल बद की फिर है। अच्छा, आप मेडिकल हिस्ट्री उठा के देखें, जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो फीमेल होता है, उसका जेंडर डिसाइड नहीं होता। जब उसका 4था महीना स्टार्ट होता है तब उसको या तो ओवरीज या तो टेस्टिकल्स शुरू होते हैं। पहले 4 महीने तक जेंडर का पता नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की है। तो हर बंदा
चाहे वो बंदे का पुत्र है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, वो लड़की ही होता है, वो औरत होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसका जेंडर रिवील नहीं होता। जेंडर रिवील 4 महीने के बाद होता है, ये मेडिकल साइंस आपको बताती है, ठीक है। तो हम सब वंस अपॉन अ टाइम वाज जेंडरलेस, देन वी विल बिकम अ जेंडर। फिर हमारा जेंडर डिसाइड हुआ था कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। तो हर बंदे के अंदर एक औरत मौजूद होती है, क्यों? क्योंकि आदम की पसली से पैदा हुई थी बीबी हवा। तो भाई तेरे अंदर और मेरे अंदर एक औरत मौजूद है, सही है। तो हमारे अंदर औरतें मौजूद हैं, फिर हम जाके बाहर कल अगर दोबारा मर्द होने का मौका मिले तो कौन सा ऐसा एक्टर बनने की कोशिश करेंगे कि जिसके अंदर ये दोनों सहूलियात पाई जाएं? भैया के वक्त वो मस्तियात की तरह भी हो। मैं एक्टर नहीं बनूंगा। मैं अगर दोबारा मुझे पैदा होने का मौका मिले तो मैं एक्टर तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं, जैसे पहले बताया, कि ग़ज़वे बदर का कोई सहाबी बन जाऊं। नबी तो कह नहीं सकता खुद को, तो मैं सहाबी रसूल बनने की कोशिश करूंगा। ग़ज़वे बदर के सहाबियों में से किसी सहाबी बनने की कोशिश करूंगा। हज़रत बिलाल ही बन जाऊंगा जो मेरा नाम है। अपनी जिंदगी पर किताब लिखनी पड़े तो किताब का टाइटल क्या दोगे? मुझे तुम ढूंढने निकलो। मैं तो नहीं निकलना। अच्छा, तुसी ना निकलो। ये मैंने अपनी पोइट्री की बुक जो थी ना, उसका टाइटल मैंने रखा था, मुझे तुम ढूंढने निकलो। अच्छा, इसलिए इतना फिलबदी बोल दिया ना, सोचना नहीं पड़ा, फौरन से बोल दिया, क्योंकि सोचा हुआ था इस चीज के बारे में। आखिर पर हमारे पास जितने, मेरे तरफ से लोग हैं, आपकी तरफ से जितने लोग आए, सुनने वालों के लिए, अपने चाहने वाले के लिए क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने सुनने वालों को? सबको पैगाम यही दूंगा कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, जो यहाँ मौजूद है और जो मौजूद नहीं भी है। मेरी किसी से कोई इख्तलाफ, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप मुझसे करते हैं, और मैं लगता है कुछ ज़्यादा करता हूँ। आप जितना मुझसे करते हैं मैं उससे ज़्यादा आपसे करता हूँ। तो अगर मुझसे कभी कोई कोताही, गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और साथ रहें, टीम बड़ी बनेगी, हम अच्छा काम करेंगे, हम साथ में रहेंगे। और मैं किसी एक इंसान का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। और मुझे आप लोगों की ज़रूरत है टिकटॉक को बदलने में, होस्टिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें करने में, लोगों को बहुत सी चीज़ें बताने में, ठीक है। मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ रहें। और मुझे जैसे आप लोग प्यार करते हैं, इस प्यार को इसी तरह कायम रखें। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें, मेरे लिए दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। तो मुझे आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको बताऊं। तो प्लीज़ मुझसे जो भी हो सकता है, आप सीखना चाहते हैं मुझसे, आप सीख सकते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के 10, 12, 15 साल जो हैं वो बचा सकें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हूँ अपनी ज़िंदगी में, पैसे के हवाले से, घर के हवाले से, नेशनलिटी के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। तो आप जो भी मुझसे सीखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं या करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मैं आप सबका दोस्त हूँ। मुझसे जो भी बात करना चाहता है, मेरी ब्रॉड पे आके मुझसे घंटा बात करना चाहता है, 2 घंटा कर सकता है। मैं सबका हूँ, मैं किसी एक बंदे का नहीं हूँ। और जिन लोगों को ये लगता है कि मैंने कुछ ही लोगों को ऊपर बिठा के रखा था, बाकियों को चांस नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 1-on-1 भी बात करने के लिए सबसे तैयार हूँ। तो जो भी मुझसे नाराज़ है वो नाराज़गी ख़त्म कर लें, और जो नए लोग हैं उनको फैमिली में वेलकम करता हूँ। और आप में से कोई भी कोई बात मुझे किस टाइम भी कर सकता है। मैं आप लोगों के लिए ही 12-12, 10-10 घंटे बैठा होता हूँ, और मैं आप लोगों को एक्सपोजर और नॉलेज और ये सारी चीज़ें देना चाहता हूँ।